अस्सलामुअलैकुम। ज़रा देर बाद हम लंदन के बाज़ारों में घूम रहे थे। शकीला ने ख़रीदारी कर करके ढेर लगा दिए थे। हम सब लोगों के हाथों में सामान के इतने पैकेट थे कि हमसे संभाले नहीं जा रहे थे। गाड़ी काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ी, लेकिन शकीला की तमन्नाई ख़रीदारी अभी पूरी नहीं हुई थी। तालूत ने उसे कहा भी हमें दोबारा लंदन वापस आना है, फिर अभी यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में जाना है, वहाँ से भी ख़रीदारी की जा सकती है। हम इन सारी चीज़ों को अपने साथ साथ दिए हुए कहाँ फिरेंगे। लेकिन शकीला नहीं मानी। उसने असरार किया कि खरीद का काम वो आज ही मुकम्मल कर लेना चाहती है। जब हम दोबारा लंदन आएंगे तो कोई खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ तफरी करेंगे। मुझे और तालूत को उसके आगे हार माननी पड़ी। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोरों के चक्कर लगाते रहे। हज़ार एक शाम के सामान से दुकानें भरी पड़ी थीं। अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के जनाना स्वेटर पर पड़ी। इस पूरी आस्तीनों के स्वेटर के डिज़ाइन, उसके पुरबहार रंगों का निहायत हसीन इम्तजाज, उसके रुएदार ऊन की दिलकशी मुझे बेहद भाई। और अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर रज़िया स्वेटर को पहने तो कैसी लगेगी। मैं एक बेखुदी के आलम में उस स्वेटर के पास पहुंच गया और उसे हाथों से छू कर देखने लगा। एक शाइस्ता सेल्स गर्ल ने, जो हमारी रहनुमाई कर रही थी, फ़ौरन ही स्वेटर की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। और फिर मुझे ना जाने क्या हो गया। ना जाने वो कौन सा आलम था कि मैंने सेल गर्ल से कह दिया कि स्वेटर को पैक कर दे। उसने फ़ौरन स्वेटर उस जगह से उतार लिया। तालूद, शकीला और नौशाबा तीनों की तीनों मुझे हैरत से देखने लगे। उन तीनों की निगाहों में एक ही सवाल था और तब मुझे अपनी नाजुक पोजीशन का एहसास हुआ। आरिफ भाई, आप किसके लिए ले रहे हैं? आखिर शकीला से सब्र ना हो सका और वो पूछी बैठी। किसी के लिए भी नहीं, मैंने जवाब दिया। बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसे खरीद लिया। तुम्हारा जी चाहे तो तुम पहन लेना, नौशाबा का जी चाहे तो नौशाबा पहन ले। याद रखना, किसी को दे देना। मुझे खुद अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं इसे रख लूंगी लेकिन किसी को दूंगी नहीं, शकीला ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। आपने अपनी पसंद से एक ऐसी चीज़ खरीदी है जो कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी, चाहे जल्द या बदेर। मैं शकीला के अल्फाज का मफहूम बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैं कोई जवाब देने के काबिल ही नहीं था। मेरे दिलो दिमाग पर एक रेशे की सी कैफियत तारी थी। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक अजीब, नहायत ही अजीब बात हुई। तालूत ने जो इस तमाम खरीदारी के दौरान लाताल्लुक सा रहा था, उसने शकीला की पसंद करदा किसी शय के बारे में अपनी पसंद या नापसंद का कोई इजहार नहीं किया था। अचानक एक निहायत कीमती लेडीज़ पर्स और मेकअप के सामान का एक बड़ा सा पैकेट चुन लिया, जिसमें परफ्यूम की दर्जनों शीशियां भी शामिल थीं। यह पूरा सेट कई सौ पाउंड की मालियत का था, क्योंकि इसका बॉक्स खालिश चांदी का बना हुआ था। इस पर मशरकी अंदाज के नक्शो निगार कंधा थे। तालूत ने सेल्स गर्ल से कहा कि इन दोनों चीज़ों को भी पैक कर दे। अब शकीला और नौशाबा के साथ मेरे हैरान होने की बारी थी। आपने आपने ये क्यों लिया है? शकीला ने आंखें फाड़कर तालूत की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, और ना ही नौशाबा और राश्ता को है, क्योंकि हम लोग पहले ऐसी चीज़ों ढेरों खरीद चुके हैं। अरे भाई, मैंने कब कहा है कि मैंने ये चीज़ें तुम लोगों के लिए खरीदी हैं? तालूत ने हंसते हुए कहा। जिस तरह आरिफ को जनाना स्वेटर पसंद आ गया और उन्होंने बिला वजह खरीद लिया, इसी तरह मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आ गई और मैंने खरीद ली। तुम्हें कोई एतराज़ है? उसने कहका लगाया। लीजिए, भला मुझे क्यों एतराज़ होता, शकीला ने भी हंसते हुए कहा। मैं तो इन चीज़ों को भी इसी स्वेटर के साथ अलग करके रख दूंगी। और इसके साथ ही शकीला ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा गोया मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। एक नामालूम सा एहसास जुर्म मुझ पर गालिब आ गया। ना जाने उस वक्त मेरे चेहरे के क्या तासुरात थे, लेकिन लंदन की खासी सख्त सर्दी के बावजूद मुझे अपने जिस्म में गर्मी की लहरें उठती महसूस हो रही थीं। शायद मेरा ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया था। तालूद की इस अजीबोगरीब हरकत ने और शकीला के इस अंदाज ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मैंने चुपके चुपके तालूद और शकीला के चेहरों का जायज़ा लिया। वह दोनों ही मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थे। शकीला जूतों के डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी और तालूद कुछ रिसाले देखने में मसरूफ़ था। अब बंडल इतने ज़्यादा हो गए कि इन्हें संभालना मुश्किल था, और अभी शकीला को कुछ और चीज़ें खरीदनी थी। चुनाचे ये तय किया गया कि मैं और तालूद सारे बंडल लेकर गाड़ी तक जाएं और उन्हें गाड़ी के अंदर रखकर दोबारा वापस आ जाएं। बाकी सारे लोग स्टोर की तीसरी मंजिल पर ही मौजूद रहेंगे। चलो भाई, उठाओ ये क़यामत के बंडल, तालूद ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। आप दोनों से ये सारे बंडल नहीं संभल पाएंगे अंकल, राशिदा ने कहा। मैं भी गाड़ी तक आपके साथ चलती हूँ, कुछ आप लोगों की मदद कर लूँगी। अरे नहीं राशिदा, तालूद ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। बकौल तुम्हारी नौशाबा आंटी के, हम लोग तो जिन हैं जिन। इससे दुगने बंडल भी होंगे तो हम उठा लेंगे। तुम लोग आराम से शॉपिंग करो, हम गाड़ी में सामान रखकर अभी वापस आती हैं। भाई, हम तो मजदूरी करने वाले लोग हैं। और तालूद के साथ मैं भी हंसने लगा। हम दोनों ने जैसे तैसे करके अपने हाथों में सारे बंडल संभाले।
जिनकी ऊंचाई हमारी नाकों से भी ज़्यादा हो गई थी, और स्टोर से रवाना हुए। स्टोर से रवाना होते ही जैसे हम दरवाजे से बाहर आए तो गोल गोल आंखों वाले आदमी, जिनकी शक्लें बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी थीं, बगैर एक लफ्ज़ कहे हमारी तरफ बढ़े और उन्होंने हमारे हाथों से सारे बंडल ले लिए। मैंने तालूत की तरफ देखा, उसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। वो दोनों आदमी आगे आगे चल रहे थे, गोया उन्हें पहले से मालूम हो कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यहाँ भी तुम्हारे करम फरमा मौजूद हैं? मैंने हंसते हुए तालूत से कहा। मेरे करम फरमाओं के लिए तो तुम्हारी ज़मीन का हर गोशा एक जैसा है, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मुश्किल तो ये थी कि बाकी लोगों के सामने इन करम फरमाओं को नहीं बुलाया जा सकता था, वरना हम में से किसी को भी बंडल उठाने की जहमत गवारा न करनी पड़ती। हम दोनों इसी तरह बातें करते हुए गाड़ी तक पहुंच गए। इस सारे अरसे के दौरान मेरे दिल में एक अनजाना खौफ मौजूद रहा, कहीं तालूत मुझसे स्वेटर के बारे में न पूछ ले। लेकिन यूं महसूस होता था कि वो इस बात को बिल्कुल ही भूल चुका है और उसने इसे ज़रा भी अहमियत नहीं दी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों आदमियों ने सामान गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। लुत्फ की बात यह थी कि उन्होंने डिग्गी खोलने के लिए मुझसे चाबी भी तलब नहीं की। गाड़ी की चाबी तो मेरी जेब में ही थी। उनमें से एक ने डिग्गी का किनारा पकड़कर उठाया और वो उठती चली गई। उन आदमियों ने सारे पैकेट डिग्गी में रखे और डिग्गी बंद कर दी। इसके बाद वो दोनों अचानक यूं गायब हो गए जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं। मैं और तालूत दोबारा स्टोर की तरफ चल पड़े। प्रोग्राम के मुताबिक हम स्टोर की तीसरी मंजिल तक जा पहुंचे। वहाँ एक नई सूरत हाल हमारी मुंतज़िर थी। शकीला, नौशाबा, राशिदा और नौशाबा के दोनों बच्चे एक तरफ खड़े हुए थे। स्टोर के सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें घेरे में ले रखा था। एक अधेड़ उम्र का खरांट अंग्रेज उनके करीब खड़ा हुआ उन्हें नफरत से घूर रहा था। शकीला के अलावा बाकी सारे लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। सिर्फ शकीला ही थी जो मुतमईन नजर आ रही थी। वो हमारे साथ के मर्द आ गए हैं। हम लोगों के करीब पहुंचने पर शकीला ने सिक्योरिटी ऑफिसर को घूरते हुए कहा, अब इनसे बात करो और ज़रा तमीज़ से बात करना। तुमने हम लोगों को बहुत गलत समझा है। शकीला के चेहरे पर गुस्से के सख्त आसार थे। क्या बात है मिस्टर? तालूत ने करीब पहुंचकर सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा। उसका लहजा बड़ा सख्त और कड़वा था। इससे क्या पूछते हो? खरांट अंग्रेज ने सिक्योरिटी ऑफिसर के कोई जवाब देने से पहले तालूत को कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, इस लड़की ने मेरे कोट की जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया था। उसने राशिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चोर एशियाई, बकवास बंद करो खाल उतरे हुए बंदर। तालूत ने उसे बुरी तरह डांटते हुए कहा, यह झूठ है अंकल, ये झूठ है। राशिदा ने रोते हुए कहा, मैंने इसकी जेब से पर्स नहीं निकाला। इस लड़की के ओवरकोट की जेब से इस आदमी का पर्स बरामद हुआ है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा। मुझे नहीं पता अंकल कि यह पर्स मेरी जेब में किस तरह पहुंचा। राशिदा ने बुरी तरह रोते हुए कहा, भला मैं ऐसी जलील हरकत किस तरह कर सकती थी? मुझे इस बात का पूरा यकीन है राशिदा, तालूत ने नरमी से जवाब दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तालूत ने 2 लम्हों के लिए तवक्कुफ किया। मैं समझ गया कि वो मालूमात हासिल कर रहा है। हाँ, तुम तो ये कह रहे हो कि इस लड़की ने तुम्हारा पर्स चुराया है? तालूत ने खरांट अंग्रेज की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं ना सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, बल्कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर इस लड़की की जेब से मेरा पर्स बरामद भी कर चुका है। उसने कड़े तेवरों के साथ जवाब दिया। तुम अब तक इस स्टोर से कितने लोगों के पर्स चुरा चुके हो, सफ़ेद मुंह के बंदर? और वह हैरत से तालूत को देखने लगा। उसकी आंखें जैसे बाहर को निकली पड़ रही थी। क्या बकते हो तुम? मैं बकता नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। चोर तुम खुद हो, अव्वल दर्जे के चोर और बदमाश। तुमने अब तक इस स्टोर से कई पर्स चुराए हैं जो तुम्हारे कोट की मुख्तलिफ जेबों में मौजूद हैं, और अपने आप को महज शुबे से बचाने की गर्ज से तुमने यह जलील हरकत की कि खुद अपना पर्स चुपके से इस मासूम लड़की के कोट की जेब में डाल दिया। ऑफिसर, इस शख्स की तलाशी लो। किसमें हिम्मत है कि मेरी तलाशी ले सके? उसने कहा। मैं एक मुअज़्ज़ज़ और कानून पसंद शहरी हूँ, और अगर मेरी तलाशी लेने की कोई कोशिश की गई तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। जो जी चाहे करना, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया। ऑफिसर, मैं कहता हूँ इसकी तलाशी लो। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऑफिसर ने जवाब दिया। तुम एक बिल्कुल बेबुनियाद और अहमकाना बात कर रहे हो। भला मेरे पास इस बात का क्या जवाब है कि मैं इसकी तलाशी लूँ? इसके खिलाफ तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तुम असल मामले से रूह गर्दाने की कोशिश मत करो। हम इस लड़की को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं चला जनाब, खरांट अंग्रेज ने सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे ज़रा जल्दी है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो कार्रवाई चाहो करो। और इसके साथ ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं समझ गया कि वह जान छुड़ाकर भागना चाहता है, लेकिन भला तालूत उसे इसका मौका कहाँ दे सकता था? वो अंग्रेज़ नहीं जानता था कि तालूत जिन है। चले कहाँ चोर की औलाद! उसने एकदम उस अंग्रेज़ को गिरेबान से पकड़ लिया। सिक्योरिटी ऑफिसर फ़ौरन आगे बढ़ा। मिस्टर, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। यह सरासर ज्यादती है। मैं इस लड़की के साथ तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम एक मुअज़्ज़ज़ शायरी की बेइज्जती के जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो। मैं इस शायरी की सारी इज्जत का रंग अभी तुम्हें दिखाता हूँ, तालूत ने कहा, और इसके साथ ही उसने उस शख्स को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा।
सिर्फ चंद सेकंड का मामला था। तालूत ने उसके कोट की जेब में हाथ डाला। ये लो पहला परस। उसने हैरानो शशदर और नाराज सिक्योरिटी अफसर के हाथ में एक परस थमाते हुए कहा। ये लो दूसरा, ये लो तीसरा, ये लो चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तालूत ने एक सेकंड के वक्फे से उस शख्स की जेबों में से 6 मुख्तलिफ इकसाम के मर्दाना परस निकालकर सिक्योरिटी ऑफिसर के हाथों में थमा दिए। उससे शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया और सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखें हैरत के मारे उबली पड़ रही थीं। उस शख्स ने एक बार फिर अपने आप को तालूत की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की, लेकिन तालूत ने उसे नहीं छोड़ा। ये वो परस हैं जो इस शख्स ने यहाँ मुख्तलिफ लोगों की जेबों से उड़ाई हैं, तालूत ने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा। और अपने जुर्म को छुपाने और अपने आप को बचाने की गर्ज से इसने अपना पर्स अपनी बच्ची की जेब में डाला है। अब बताओ कि तुम क्या कार्रवाई करोगे? इस शख्स को काबू में कर लो, सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों से कहा, और उन्होंने उस अंग्रेज को दोनों तरफ से पकड़ लिया। तालूत ने उसे छोड़ दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने वहीं खड़े खड़े एक एक परस को खोलना शुरू किया। तमाम परस नकद रकम से भरे हुए थे और सब में उनके मालिकों के नाम और पते के कार्ड मौजूद थे। क्या ये सारे के सारे पर्स तुम्हारे हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस शख्स से पूछा। अब उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। जवाब में वो शख्स खामोश रहा। इसे मेरे ऑफिस में ले जाओ, सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। ठहरो, तालूत ने कहा, इस तरह नहीं। पहले मुझे इस आदमी का वो परस दिखाओ जिसकी चोरी के लिए इसने इस मासूम लड़की को मुर्दे इल्ज़ाम गर्दाना है। ओह, वो परस तो अभी मेरे ही पास है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। तुम अहमक सिक्योरिटी ऑफिसर, तालूत ने आंखें निकालते हुए कहा। उसका परस तुम्हारे पास था और ये जाने के लिए तैयार था, बल्कि जाने के लिए चल पड़ा था, और तुम इसे जाने दे रहे थे। तुमने क्यों नहीं सोचा कि कोई शख्स अपना परस छोड़कर किस तरह जा सकता है? तुम्हारी बात ठीक है मिस्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर ने दबे हुए लहजे में कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसके साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर बड़ी तेजी से अपनी जेबों में हाथ चलाने लगा। उसने अपनी सारी जेबें देख डाली। खरांट अंग्रेज का परस उसे अपनी किसी जेब में नहीं मिला। ऑफिसर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस शख्स का परस अपनी जेब में रखा था? तालूत ने सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा। इसमें शुबा की जरा बराबर गुंजाइश नहीं, ऑफिसर ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे इस बयान की सच्चाई का गवाह कौन है? तालूत ने एक अफसराना अंदाज में उससे सवाल किया। मेरे अमले के ये लोग, उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हारे साथ की ये खवातीन। मैंने इन सब लोगों के सामने उस शख्स का परस अपनी जेब में रखा था, तुम इनसे पूछ सकते हो। तालूत ने सिक्योरिटी ऑफिसर के साथियों की तरफ देखा। उन लोगों ने इस बात में गर्दनें हिलाईं और दो एक ने जुबान से भी कहा कि उनके सामने ही ऑफिसर ने परस अपनी जेब में रखा था। तालूत ने नौशाबा और शकीला की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। दोनों ने अंग्रेजी जुबान में कहा कि ऑफिसर ने परस अपनी जेब में रखा था। ऑफिसर, फिर वो परस कहाँ गया जिसे लिए बगैर ही यह शख्स यहाँ से भागा जा रहा था, और तुम इसे रोक भी नहीं रहे थे? तालूत ने तेज नज़रों से ऑफिसर को घूरते हुए पूछा। मैं खुद हैरान हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर ने माजरत खुआना अंदाज में जवाब दिया और एक बार फिर अपनी जेबें टटोलने लगा। उससे शख्स समेत सब लोग हैरत से सिक्योरिटी ऑफिसर को देख रहे थे। तुम्हारी कोशिशें बेसूद हैं ऑफिसर, तालूत ने कहा। इस शख्स का परस तुम्हारी जेब में नहीं है, फिर कहाँ है? सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। और तुम्हें किस तरह मालूम कि इसका परस मेरी जेब में नहीं है? इसका परस इसकी अपनी जेब में है। इस शातिर आदमी ने बड़ी अय्यारी से अपना परस तुम्हारी जेब से अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था, और तुम ऐसे घामड़ और अहमक सिक्योरिटी ऑफिसर हो कि तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अब इसकी अंदरूनी जेब की तलाशी लो, परस उसके अंदर मौजूद है। नादिम, पशेमान, हैरान और परेशान सिक्योरिटी ऑफिसर ने तालूत की हिदायत पर अमल किया और अपने एक मातियत को हुक्म दिया कि वो उस शख्स की अंदरूनी जेबों की तलाशी ले। परस फौरन बरामद हो गया। अब बोलो, कौन चोर होता है, हम काले एशियाई या तुम सफ़ेद चमड़ी वाले नस्ल परस्त? तालूत ने खा जाने वाली नज़रों से चोर और सिक्योरिटी ऑफिसर को बारी बारी देखते हुए कहा। हम तुमसे मोहतरम माजरत ख्वाएं। सिक्योरिटी ऑफिसर एकदम नरम पड़ गया और उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस शख्स को उसके ऑफिस में ले जाएं और साथ ही लाउड स्पीकर के जरिए पूरे स्टोर की तमाम मंजिलों पर इस बात का ऐलान करा दें कि जिन जिन लोगों के परस गुम हुए हैं वो ऑफिस से रुजू करें। सिक्योरिटी वाले उस शख्स को ले गए। मैं तुमसे बेइंतहा माजरत ख्वाह हूँ नौजवान खातून, सिक्योरिटी ऑफिसर ने राशिदा के सामने कदरे झुक कर कहा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे दिली अफसोस है और मैं गहरे सदमे का इजहार करता हूँ। इस शख्स ने वाकई बड़ी जलील हरकत की थी और इसे इसके किए की पूरी सज़ा दी जाएगी। प्लीज़ नौजवान खातून, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको दिली सदमा पहुँचाया। सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे गिड़गिड़ाने लगा। राशिदा के होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उसने एक फातिहाना शान के साथ अपने गिर्द मौजूद सारे लोगों को देखा। चलो भैया, अब इस सारे किस्से को भूल जाओ, मैंने अंग्रेजी में कहा। अच्छा ऑफिसर, अब तुम उस चोर को संभालो, हम लोग चलते हैं। एक मिनट मिस्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वो तालूत की तरफ देखकर बोला। मिस्टर, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। तुम स्टोर की इस मंजिल पर मौजूद नहीं थे। मेरे सामने तुम दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, फिर तुम्हें इस बात का किस तरह इल्म हो गया कि उस शख्स ने दूसरे लोगों के परस चुराए हैं?
और खुद अपना पर्स इस नौजवान खातून के ओवरकोट की जेब में डालकर उसे रुस्वा करने की कोशिश की है। और फिर तुम्हें यह बात भी कैसे मालूम हुई कि उस शख्स ने खुद अपना पर्स, जो इस वक्त एक माले मसरूका की हैसियत से मेरी जेब में मौजूद था, अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया है? मैं हैरान हूं कि तुम्हें ये सारी बातें किस तरह मालूम हुई। प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ। बात यह ऑफिसर कि हम काले एशियाई लोग, जो तुम सफ़ेद फॉर्म फरिश्तों की नज़रों में महज तहकीर व तजलील के मुस्तहिक करार पाती हैं, इतने अहमक और अदना नहीं होते जितना कि तुम समझते हो। हमारे दिमागों में भी कुछ ना कुछ सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद होती है। तालूत ने कड़वे कटीले लहजे में कहा। नहीं नहीं मिस्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर ने जल्दी से जवाब दिया। आप सारे सफ़ेद फामों को एक ही लाठी से क्यों हाँकते हैं? मुझे इस बात का इतराफ़ है कि हमारे मुल्क में बाज़ नस्ल परस्त अनासिर मौजूद हैं, लेकिन हमारी सारी कौम तो नस्ल परस्त नहीं है। खुद मैं नस्ल परस्त नहीं हूँ और मैं अपने आप को आलमी बरादरी का एक हिस्सा समझता हूँ, लेकिन मिस्टर, तुम्हारे कमालात ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से गुज़िश्ता 20 साल से मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम देता चलाया हूँ, और मैंने इस तवील अरसे के दौरान बिला मुबालगा हज़ारा इकसाम के इंसानों को भुगता है, लेकिन तुम, खुदा मालूम तुम क्या शय हो। तुमने किस कदर आसानी के साथ उस चोर की सारी हरकत का पता चला लिया और मुझे एक गुनाह से बचा लिया। प्लीज़ मिस्टर, मुझे बताओ कि क्या तुम कोई सुराग रसा हो? क्या तुम्हारा पुलिस के महकमे से कोई ताल्लुक है? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों के पेश नज़र तुम्हें यहाँ लंदन में अपनी जिम्मेदारी पर बहुत उम्दा नौकरी दिला सकता हूँ। इतनी उम्दा नौकरी कि तुम अपने मुल्क में शायद इसका तसव्वुर भी ना कर सको। नौकरी? तालूत ने कहकर लगाया। इस पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मेरे लिए मेरे अपने मुल्क में नौकरियां बहुत हैं, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि दुनिया के हर मुल्क के मुकाबले में मुझे अपना मुल्क, अपना गरीब पसमानदा एशियाई मुल्क जहां मेरे काले लोग रहते हैं, बहुत पसंद है। अच्छा, गुड बाय। और तालूत चल पड़ा। हम सब लोग भी उसके साथ साथ चल पड़े। हैरत ज़दा सिक्योरिटी ऑफिसर हमें खाली खाली निगाहों से देख रहा था। इस बार उसने हमें रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई और सवाल पूछा। तालूत के रवैये ने उसे हैरान भी कर दिया था और शायद शर्मिंदा भी। जिस वक्त हम लोग सीढ़ियां उतर रहे थे, उस वक्त पूरे स्टोर की तमाम मंजिलों पर लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया जा रहा था कि जिन जिन लोगों के पर्स गुम हो गए हैं, वो स्टोर के सिक्योरिटी ऑफिस से रुजू करें। ऐलान बार बार दोहराया जा रहा था। हम लोग स्टोर से निकलकर बाहर आ गए। क्यों भाई, खरीदारी खत्म हो गई या अब भी कुछ बाकी है? तालूत ने शकीला से पूछा। मेरे ख्याल में अब हमें कुछ नहीं खरीदना है। क्यों नौशाबा? क्यों राशिदा? शकीला ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। बहुत हो चुका है शकीला बाजी, नौशाबा ने कहा। अब भला और क्या लेना है? और तुम राशिदा? शकीला ने राशिदा से दोबारा पूछा। बस आंटी, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, यही काफ़ी ज़्यादा हैं, राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस जनाब, शकीला ने तालूत से कहा। अब चलिए, हमारा काम ख़त्म हो गया है। शुक्र है खुदा का, तालूत ने इत्मीनान की एक लंबी सी सांस भरते हुए कहा। इस पर शकीला ने उसे घूर कर देखा और वो एकदम खामोश हो गया। हम लोगों ने होटल पहुंचकर जल्दी जल्दी सामान पैक किया। सारा सामान तो पहले ही पैक हो चुका था, सिर्फ नई खरीदी हुई अशिया की पैकिंग बाकी थी। नौशाबा और राशिदा की मदद से शकीला ने जल्दी जल्दी पैकिंग मुकम्मल की। किराए की गाड़ी हमने माँ किराए की रकम के होटल वालों के हवाले कर दी और होटल वालों ने हमें एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए गाड़ी फराम की, और थोड़ी देर बाद हम लोग रवाना हो गए। पेरिस, इनकलाबों, तूफानों, तहजीबों, तमद्दुनों और इल्म अदब का शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। जब हमारा जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरा तो उस वक्त शाम का धुंधलक्का गहरा हो चुका था और हर तरफ जैसे रंगो नूर का एक सैलाब रवां था। एयरपोर्ट के अंग्रेजी दामले ने हमारे सामान और कागजात वगैरह की चेकिंग की और हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक पाने के बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। पेरिस में भी हम पहले ही से एक 5 स्टार होटल में एक पूरा स्वीट रिजर्व कर चुके थे। होटल की एक वैन एयरपोर्ट की इमारत के बाहर हमारी मुंतज़िर थी। वैन में ड्राइवर के अलावा एक आदमी और भी था। उन दोनों ने मिलकर हमारा सारा सामान वैन में रखा। हम सब लोग बैठे और वैन चल पड़ी। रास्ते में चारों तरफ न्यून साइन जगमग जगमग कर रहे थे, लेकिन हम लोग उन्हें सिर्फ हरूफ की हद तक समझ सकते थे, क्योंकि वो सारे के सारे फ्रांसीसी ज़ुबान में थे। अंकल, ये फ्रांसीसी ज़ुबान भी बिल्कुल अंग्रेज़ी के अंदाज में ही लिखी जाती है? राशिदा ने मुझसे पूछा। हाँ बेटी, मैंने जवाब दिया। फ्रांसीसी ज़ुबान के हरूफ तहजीबी अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरह होती हैं, बल्कि यूरोप की ज़्यादातर ज़ुबानों के साथ यही मामला है। इन ज़ुबानों के हरूफ तहजी की अशकाल और लिखने का अंदाज़ एक ही जैसा है, और मैं काफ़ी देर तक राशिदा को यूरोपीय ज़ुबानों के बारे में बताता रहा। अचानक मैंने महसूस किया कि वैन में गहरी खामोशी छाई हुई है और तालूत समेत तमाम के तमाम लोग बड़ी महवियत के आलम में मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं बोलते बोलते रुक गया। रुक क्यों गए आरिफ भाई? शकीला ने संजीदगी से कहा। बोलते रहिए। जब आप इस अंदाज की गुफ्तगू करती हैं तो यूँ महसूस होता है कि इल्म का दरिया बह रहा है। वाकई शकीला बाजी, नौशाबा ने उसकी तायद करते हुए कहा। आरिफ भाई का मुतालिया कितना वसी है, इन्हें कितनी बहुत सी बातें मालूम है। आरिफ भाई, आपका तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए। क्यों शकीला बाजी, तुम ठीक कहती हो।
शकीला ने उसकी तायद करते हुए कहा, आरिफ भाई को असल में हमेशा से मुताले का बड़ा शौक रहा है और ये हमेशा अपने फालतू वक्त में किताबें पढ़ते रहते हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तो इन्होंने ना जाने किस कदर किताबें चाट डाली हैं। शकीला ने बड़े मोहतात अल्फाज का इंतखाब किया था। उसने अफशां की मौत के बाद कहने की बजाय गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कहा था। वो अफशां का जिक्र करके मेरे दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। इनकी काबिलियत का लोहा तो मैं भी मानता हूँ। तालूत ने भी बाकी लोगों की हाँ में हाँ मिलाई। फिर कहा, हकीकत यह है कि मैंने आरिफ से बहुत कुछ सीखा है। इनके इल्म फजल से खुद मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। अरे भाई, आप लोग ये क्यों मेरी मदाह सराई में मशगूल हो गए? मैं तो महज एक बंदा नाचीज़ हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रा इस शहर की रोशनियों का लुत्फ़ उठाइए। ऐसा मालूम होता है कि आप लोगों की आमद की खुशी में गली कूचों में चरागां किया गया है। इस तरह मैंने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और सब लोग पेरिस के हुस्न को देखने में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर के बाद होटल आ गया और गाड़ी होटल के वसी कंपाउंड में जाकर रुक गई। होटल के एक खुश इखलाक और बावर्दी स्टीवर्ड ने, जो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लेता था, हम लोगों का खुश दिली के साथ खैर मकदम किया और हमें सारे स्वीट के बारे में बताया। पहले मैं और तालूत काउंटर पर गए और वहाँ रजिस्टर में ज़रूरी इंदराजात करवाने के बाद हम लोग अपने स्वीट में आ गए। एक वेटर ने हमारी रहनुमाई की। बाकी तमाम लोग वहाँ सारे साजो सामान के पहले ही स्वीट में दाखिल हो चुके थे। स्वीट बहुत उम्दा था। सब लोग यहाँ पहुँचकर बहुत खुश थे। इस स्वीट में भी लंदन के होटल की तरह कई कमरे थे। हमारे साथ आने वाली तमाम खवातीन और बच्चों के लिए पेरिस आने का पहला इत्तेफाक था। शकीला गुज़िश्ता साल हम लोगों के साथ आई थी और हमारा इरादा पूरे यूरोप को घूमने का था। लेकिन लंदन में ही अफशां के इंतकाल के बाद हम लोगों को वापस जाना पड़ा था और हम लोग यूरोप के किसी और शहर में नहीं जा सकते थे। 2 दिन तक हमने सब लोगों को पेरिस की खूब सैर कराई। राशिदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो वो अपनी बीमारी से सेहतियाब होने के सबब बहुत खुश थी और दूसरे, उसे नई नई जगहें देखने का मौका मिल रहा था। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब मंसूर उर्दू वॉइस। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये तालूत का सीज़न 3 है। असल में इससे पहले की एपिसोड्स दस्तयाब नहीं है, जो कि सन 1980-81 में लिखी गई थी। सीज़न 1, जो कि 3 बुक्स पे मुश्तमिल है और इस चैनल पे पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है, वो अवेलेबल है। उसके बाद सीज़न 2 आया था। सीज़न 1 के एंड पे तालूत अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। फिर सीज़न 2 में तालूत वापस आ जाता है और आरिफ, जो कि उसका हमशक्ल इंसान है, उसके साथ रहता है। आरिफ की बीवी अफशां सीज़न 2 के एंड पे फौत हो जाती है। ये समरी मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूँ। सीज़न 3 शुरू करने की वजह यह है कि ये एक नायाब नावल है और डिफरेंट कंप्लीट स्टोरी है। अगर मुझे सीज़न 2 दस्तयाब हो सका तो मैं ज़रूर आपके लिए पेश करूँगा, इंशाल्लाह। बढ़ते हैं बाकी स्टोरी की तरफ। यार, इन खवातीन और बच्चों के साथ तो सैर करते करते हम बोर हो गए हैं। तालूत ने एक दिन मौका पाकर तन्हाई में मुझसे कहा, अब कोई ऐसा मौका निकालो कि हम दोनों इन लोगों के बगैर बाज़ ऐसे मुकामात की सैर भी कर लें जहाँ खवातीन और बच्चों के साथ जाना मुनासिब नहीं। मैं खुद भी यही सोच रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। हम खवातीन से ये कह सकते हैं कि हमारे कालीनों के बाज़ फ्रांसीसी गाहकों ने हमारे एजाज़ में एक दावत दी है और हम लोगों को उसमें शिरकत करने जाना है। इससे बेहतर बहाना और क्या हो सकता है? हाँ यार, ये तो तुमने बड़े पते की बात कही, तालूत ने कहा। हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर कल का प्रोग्राम रहा? बिल्कुल रहा, मैंने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तालूत ने पूछा। हमें ऐसी जगहों के बारे में मालूम करना पड़ेगा। तुम इन सारी बातों की फिक्र मत करो, मैं सब मालूम कर लूँगा, मैंने जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर तुम ज़रूरी समझो तो मालूमात के हसूल के लिए रासिम की खिदमत हासिल की जाए, तालूत ने कहा। रासिम जिन तालूत जिन का नायब था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। रासिम जिन के बगैर ही काम चलेगा। तो फिर कल का प्रोग्राम बनाया जाए, तालूत ने कहा। बिल्कुल बना लिया जाए, मैंने कहा। चुनाचे उसी दिन रात के वक्त मैंने और तालूत ने खाने के वक्त सब लोगों को बता दिया कि कल शाम को हम लोगों को एक दावत में जाना है, जो हमारे कालीनों के बाज़ फ्रांसीसी गाहकों की तरफ से हमारे एजाज़ में दी गई है। इसलिए खाने पर हमारा इंतज़ार न किया जाए और वो लोग खाना खाकर होटल में ही रहें। लेकिन मुश्किल यह है कि हम लोग करेंगे क्या? शकीला ने कहा। यहाँ तो टीवी के सारे प्रोग्राम भी फ्रांसीसी ज़ुबान में होते हैं, वरना टीवी ही देखते रहते। फिर मुश्किल यह है कि होटल में गिने चुने मुलाजमीन ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बोल सकती हैं। बाकी तो सब तरफ फ्रांसीसी ज़ुबान का ही राज है। जाहिर है भाई, ये फ्रांस है तो यहाँ फ्रांसीसी ज़ुबान का ही राज होगा। कोई नेपाली या मलयालम ज़ुबान का राज तो नहीं होगा, तालूत ने हंसते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी देर हो जाएगी, शकीला ने मायने खेज नज़रों से मेरे और तालूत की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। उसके होंठों पर एक बहुत ही मुबहम सी मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैं और तालूत दोनों इस बात से वाकिफ़ थे कि शकीला खूब अच्छी तरह समझ रही है कि हम लोग कहीं तनहा तफरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसे हम दोनों ही की ज़ात पर इतना ज़्यादा एतमाद था
कि वो ये कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि हम लोग कोई नाजेबा या गैर शाइस्ता हरकत करेंगे। यही वजह थी कि उसने अफशिया मरहुमा ने कभी भी हम लोगों को ना कहीं जाने से रोका और ना हमारे मामलात में दखल दिया। दूसरे दिन शाम तक हमने उन सारे लोगों को पेरिस की खूब सैर कराई। खाना भी हम लोगों ने बाहर ही खाया। इस दौरान कई मरतबा चाय, कॉफ़ी, ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम वगैरह का भी दौर चला। यहाँ भी हमने एक बड़ी सी गाड़ी किराए पर हासिल कर ली थी और ड्राइविंग के फ़राइज़ मैं ही अंजाम दे रहा था। पेरिस की खूबसूरती ने जैसे सब लोगों के दिल को मोह लिया। अच्छा भाई, अब होटल चलते हैं, तालूत ने शकीला और नौशाबा की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग वहाँ आराम करो और हम दोनों ज़रा पार्टी में जाएंगे। मुमकिन है हम लोगों को वापसी में ज़रा देर हो जाए, मगर तुम लोग परेशान ना होना, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए। मैंने और तालूत ने अपने लिबास तब्दील किए, खवातीन और बच्चों को होटल में छोड़ा और हम दोनों बाहर निकल आए। जिस वक्त हम नीचे होटल के पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारी नज़र चंद दौलतमंद अरब सियाहों पर पड़ी, जो लंबी लंबी सफ़ेद रेश हवाओं में मलबूस थे और जिनके सरों पर दूध जैसे सफ़ेद उमामे बंधे हुए थे। तालूत ने उन लोगों की तरफ गौर से देखा और फिर मुझसे पूछने लगा, तुम्हें इन लोगों के हुलिये कैसे लगे? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। जैसे अरबों के हुलिये होते हैं वैसे इनके भी हुलिये, इनमें क्या खास बात है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि इनमें कोई खास बात है, तालूत ने कहा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग भी अपनी असली शक्लों की बजाय मालदार अरब सियाहों का हुलिया बनाकर चलें। आजकल तो सारा अमेरिका और यूरोप दौलतमंद अरबों से मरूब है और हर अरब के बारे में यह समझा जाता है कि वह अरबपति से कम नहीं होगा। इसलिए यूरोप और अमेरिका में अरब शियूख को सर आंखों पर बिठाया जाता है और खूब खूब उनकी खाल उतारी जाती है। उन लोगों को भी पैसे की परवाह नहीं होती और ये पानी की तरह पैसा बहाती है। तुम्हारा ये ख्याल मुझे पसंद आया, मैंने तालूत से कहा, लेकिन इस सूरत में हमें करना ये होगा कि होटल से तो हम अपने असली हुलिये में ही गाड़ी में बैठकर निकलेंगे, अलबत्ता बाहर जाकर कोई मुनासिब सी जगह तलाश करके अपना हुलिया तब्दील कर लेंगे। क्या तुम्हारे ख्याल में इस कदर बारौनक और हंगामा खेज शहर में हमें कोई ऐसा गोश याफियत मुयस्सर आ जाएगा जहां हम अपने हुलिये तब्दील कर सकें? तालूत ने मुझसे पूछा। अगर ऐसा कोई भी गोश याफियत मुयस्सर नहीं आया तो फिर मेरे जहन में एक ऐसे महफूज गोशे का तसव्वुर मौजूद है जहां हम बासानी एक काम सर अंजाम दे सकती हैं, मैंने कहा। और वो गोशा कौन सा है? तालूत ने पूछा। वो है जनाब पब्लिक टॉयलेट, मैंने जवाब दिया और मैं और तालूत दोनों हंस पड़े। इसके बाद हम दोनों गाड़ी में बैठकर बाहर निकले। गाड़ी हस्बे मामूल मैं ही चला रहा था। गाड़ी चलाने के साथ हम लोग बराबर इधर उधर नज़रें दौड़ा रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ पहुँचकर हम अपना हुलिया तब्दील कर सकें। आखिर हमें एक नीम तारीख गली नज़र आ गई जिसमें तकरीबन बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने गाड़ी उस गली में मोड़ दी। गली नीम तारीख थी। हमने गाड़ी के अंदर और बाहर की बत्तियां गुल कर दी थीं। अब कोई शख्स गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को बआसानी नहीं देख सकता था। चुनाचे मैंने और तालूत ने इत्मीनान से अपने अपने हुलिये तब्दील किए। मेरे चेहरे पर हस्बे मामूल मास्क चढ़ा दिया गया और तालूत ने अपने आप को बिल्कुल ही बदल लिया। हमारे जिस्मों पर अरबों की तरह लंबे लंबे सफ़ेद लिबास थे। ये हुई ना बात, मैंने गाड़ी में से सर निकालते हुए कहा। अब हम दौलतमंद अरब शेख की तरह नज़र आ रहे हैं। अब ये बताओ कि चलना कहाँ है? मेरा ख्याल है कि हम किसी कैसीनो में चलें, तालूत ने कहा। किसी ऐसी जगह जहाँ जुए की ज़बरदस्त महफिलें जमती हों। मैंने सुना है कि इस किस्म के जुए के अड्डों में बेईमानी बहुत होती है। ज़रा देखा जाए कि क्या रंग होता है वहाँ का। दुनिया के तकरीबन सभी जुए के अड्डों पर बेईमानी होती है, मैंने तालूत से कहा, और बेईमानी करवाने वाले खुद उन अड्डों के मालकान होते हैं। बेईमानी करने वाले अड्डों के मुलाजमीन होते हैं, जो बाज़ तो खुले मुलाजिम होते हैं और बाज़ खुफिया मुलाजिम। ताश के खेल में बेईमानी को शार्पिंग कहते हैं और शार्पिंग करने वाले जुए खाने के अपने लोग होते हैं जो बड़े माहिराना अंदाज में और नहायत चाबुक दस्ती के साथ सफाई दिखा जाती हैं और जीते हुए शख्स को हरा देती हैं। जीती हुई रकम तो अड्डे के मालकान को जाती है और उन लोगों को उनका कमीशन मिलता है। लेकिन जुआ सिर्फ ताश के पत्तों की शक्ल में तो नहीं होता, तालूत ने पूछा। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने जवाब दिया। ख़ास तौर से मगरिब में जुए की दर्जनों, बीसियों और सैकड़ों इकसाम है। एशियाई ममालिक में मशरक़ बईद के चंद ममालिक के अलावा बाकी मुल्कों में अभी जुए की इतनी इकसाम ने रवाज नहीं पाया। अच्छा, तो फिर किसी कैसीनो में चलो, तालूत ने कहा। हमें किसी कैसीनो की तलाश में ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सड़क के किनारे ही हमें एक बड़ा सा कैसीनो नज़र आ गया जिसके न्यून साइन खूब जगमगा रहे थे और जिस पर फ्रांसीसी के अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा हुआ था। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की और फ़ौरन एक बावर्दी मुलाजिम लपक कर हमारे पास पहुंच गया। उसने फ्रांसीसी ज़ुबान में हमसे कुछ कहा, लेकिन मैंने गर्दन हिलाकर सिर्फ इतना कहा, इंग्लिसी, और वो मेरा मतलब समझ गया। वो भागता हुआ गया और चंद ही मिनट के अंदर अंदर एक दूसरे शख्स को लेकर आ गया। ये भी होटल का एक बावर्दी मुलाजिम था। गुड इवनिंग जेंटलमैन, उसने साफ सुथरी अंग्रेज़ी में कहा। गुड इवनिंग, मैंने और तालूत ने एक साथ कहा।
और वो शख्स चंद कलमात कहने के बाद हमारी रहनुमाई करने लगा। वो हमें कैसीनो के अंदर ले गया। ये एक बड़ा वसी और अरीज हॉल था जिसमें दर्जनों मेज़ें लगी हुई थीं। हर मेज़ पर ताशों की बाजियां जमी हुई थीं। ताशों के अलावा जुए की और भी अजीबोगरीब शक्लें मौजूद थीं। मुख्तलिफ जगहों पर तरह तरह की मशीनें लगी हुई थीं। बाज़ मशीनों में डायल जैसे पहिए लगे हुए थे जिनको एक बार घुमा दिया जाता था और पहिए की सुई किसी एक खास हिंसे पर आकर रुक जाती थी। इस हिंसे का पहले से इंतखाब करने वाला शख्स गोया जीत जाता था। और भी तरह तरह के तमाशे मौजूद थे। बराए नाम लिबास में मलबूस हसीनाएं मेहमानों की दिलजोई का सामान फराम कर रही थीं। वसीयरीज हॉल सिगरेट के धुएं और शराब की बू से बसा हुआ था। लोगों का हजूम था। उनमें सिर्फ फ्रांसीसी नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग शामिल थे, जो ज़्यादातर मालदार सयाह थे। अरबी लिबास में हम दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अचानक एक हसीन नौजवान खातून जिसने नहायत चुस्त और नाकाफ़ी लिबास पहन रखा था, एक अदाए दलेरी के साथ हमारी तरफ बढ़ी और उसने खालिस अरबी लहजे में अरबी ज़ुबान में हमसे कुछ कहा। मैं और तालूत दोनों की यूरोपी खातून को अरबी बोलते देखकर शशदर रह गए। तालूत के लिए तो ज़ुबान का कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम था मुझे अरबी नहीं आती, इसलिए वो खामोश रहा और उसने मेरी तरफ देखा। मुआफ़ करना मोहतरम खातून, मैंने अंग्रेज़ी में कहा। हम लोग ख़ानदानी तौर पर अरब ज़रूर हैं, लेकिन हमारी परवरिश लंदन में हुई है और हम बचपन से लंदन में रहे हैं। हम लोग 2 पुश्तों से लंदन में ही रहते हैं। हमारे घर में सिर्फ अंग्रेज़ी बोली जाती है। हमें अफसोस और नदामत के साथ ये कहना पड़ता है कि हम ख़ानदानी और नस्ली तौर पर अरब होने के बावजूद अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं। ओह, कोई बात नहीं, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम लोगों को अरबी नहीं आती तो मुझे तो अंग्रेज़ी आती है। आओ मेरे साथ आओ। मुझे तुम लोगों की खिदमत करके खुशी हासिल होगी। और हम दोनों को साथ लिए वो एक मेज़ की तरफ बढ़ी। उस मेज़ पर चंद लोग बैठे हुए थे, लेकिन औरत का इशारा पाते ही उन्होंने मेज़ खाली कर दी। उस खातून ने हम लोगों को वहाँ बैठने की दावत दी। तुम लोग पहले भी कभी इस कैसीनो में आए हो? उसने मुस्कुराहट की बिजलियाँ गिराते हुए अंग्रेज़ी में पूछा। नहीं, गो कि हम पेरिस कई बार आ चुके हैं, लेकिन कैसीनो में हमारी आमद का यह पहला मौका है, मैंने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का मेहमान नवाज माहौल तुम्हें मायूस नहीं करेगा, उसने कहा। मैं तकरीबन रोज़ाना ही आती हूँ। क्या तुम लोग मेरी हमनशीनी को पसंद करोगे? ये खालिस तुम्हारी पसंद का सवाल है। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो अपनी जगह किसी और को भेज सकती हूँ ताकि वो तुम्हारी तन्हाई का अजाला कर सके। उसकी साफ साफ गुफ्तगू से तालूत के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए और मुझे बरसों पहला एक वाक़या याद आ गया, जब हम तेहरान में मुकीम थे और मैं और तालूत पहली मरतबा तेहरान के एक नाइट क्लब में गए थे। वहाँ भी इसी तरह के रानी हसीना हमारे पास आकर बेतकल्लुफ़ी से बैठ गई थी और उसने ढेर सारी कीमती शराबों का ऑर्डर दे दिया था। वो भी इस होटल की मुलाजमत थी और बाद में हम लोगों ने बिल की अदायगी के मसले पर झगड़ा किया था। बहरहाल हम यहाँ क्या करने वाले थे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तुम पर इस कदर यतीमी क्यों उतारी है? मैंने तालूत से उर्दू में कहा। आखिर औरत है, कोई डाइन तो नहीं जो मुझे और तुम्हें खा जाएगी। तालूत के चेहरे पर छाई हुई घबराहट में सुकून आ गया और मैंने उस औरत से मुखातिब होकर कहा, हम लोग तुम्हारे शुक्रगुजार हैं खातून कि तुमने हमें हमनशीनी का शरफ बख्शा। किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ही साथ हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। वो औरत हमें एक अजनबी ज़ुबान बोलते देखकर हैरान हो गई। ज़ाहिर है कि उसे मालूम था कि अरबी नहीं कोई और ज़ुबान है। शुक्रिया, उसने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपने साथ अपनी किसी और दोस्त को भी बुला लूँ। तुम लोग 2 हो तो हम लोगों को भी 2 होना चाहिए, क्यों, ठीक है ना? उसने तालूत की तरफ देखा मगर वो तो मिट्टी के बुत की तरह खामोश बैठा हुआ था। इसमें कोई हर्ज नहीं, मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाज़त दो, मैं अभी आती हूँ, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। जिस्म से चिपकी हुई जीन्स और सीने पर यूं लगता था गोया कपड़े को जिस्म से चिपका कर फिर उसे सी दिया गया हो। लो जी, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। उसके जाने के बाद तालूत ने कहा, एक क़यामत तो पहले ही मौजूद थी, अब वो दूसरी क़यामत को लेने गई है। न जाने दोनों मिलकर क्या गुल खिलाएंगी। प्यारे अरसा मैशर है और यहाँ क़यामतें ही क़यामतें मिलेंगी, मैंने हंसते हुए उससे कहा। फिर मैंने उसे बरसों पहले तेहरान में पेश आने वाला वाक़या याद दिलाया। वो मुस्कुराकर बोला, देखो अब यहाँ क्या वाक़या पेश आता है। इस असना में वो लड़की वापस आ गई। वो वाकई अपने साथ एक और क़यामत को लेकर आई थी। मौसूफ़ा एक ऐसे मिनी स्कर्ट में मलबूस थी जिससे जिस्म का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ढका हुआ था, बाकी सब खैरियत ही खैरियत थी। वो एक अदाई मस्ताना के साथ हमारे करीब आई और उन्होंने गैरत नाहीद बनकर शोला सी लपकती हुई आवाज़ में हमें गुड इवनिंग जेंटलमैन कहा। गुड इवनिंग मादाम, मैंने और तालूत ने खड़े होते हुए कहा। बहरहाल वो एक औरत थी, ख्वाह एक कहबा खाने की एक मुलाजमा ही क्यों ना हो, औरत का एहतराम तो हर हाल में वाजिब होता है। हम चारों बैठ गए। ओह, मैंने अब तक तुम लोगों से अपना भी तारुफ नहीं कराया, पहले वाली मसूफ़ा बोली। मेरा नाम जीनी है और ये मेरी दोस्त मारिया है। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। मेरा नाम अब्दुल करीम और मेरे भाई का नाम अब्दुल रहीम है। तुम हमें सिर्फ करीम और रहीम कह सकती हो। तुम दोनों सगे भाई हो? मारिया ने साफ सुथरी अंग्रेज़ी में पूछा।
हाँ, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा मुस्तकिल क़याम लंदन में है और हमारी ज़ुबान अंग्रेज़ी। वैसे हमारी मादरी ज़ुबान एक कदीम कबायली ज़ुबान है जो हमारे आबा अजदाद बोला करते थे। कभी कभी हम भी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम, मैंने कहा। मैं दरअसल जीनी के उस तासुर को ज़ाहिर करना चाहता था जो उसने हमें उर्दू बोलते सुनकर कायम किया होगा। तुम लोगों का तो कोई बहुत बड़ा कारोबार होगा, मारिया ने कहा। मेरा मतलब है कुछ तेल के कुएं वगैरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने जल्दी से पुरइफ्तिखार लहजे में जवाब दिया। मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों में हमारे तेल के कुएं हैं, लेकिन हम वहाँ खुद नहीं जाते। हमारे बातमाद और वफादार आबाई मुलाजमीन ही हमारे कारोबार की निगरानी करती हैं। हमारे पास तो बस रकम आती रहती है और काम से हमें कोई गर्ज नहीं। जीनी और मारिया दोनों के चेहरों पर मरूबी के तासुरात पैदा हुए। वो दिल में खुश हो रही होंगी कि आज उन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी आसामियाँ फंसाई हैं। अच्छा मिस्टर रहीम और करीम, जीनी ने कहा, तुम क्या खेलना पसंद करोगे? तुम्हें ताशों के खेल पसंद है या कोई और? ताश ही ठीक रहेंगे, तालूत ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। हम दोनों ताशों के माहिर खिलाड़ी हैं और हमसे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, तो पहले हम ड्रिंक्स और स्नैक्स का ऑर्डर दे दें, मारिया ने कहा। इसके बाद इस कैसीनो में मुस्तकिल आने वाले तो बहुत उम्दा खिलाड़ियों को दावत दूंगी। उनके साथ तुम लोगों के मुकाबले में बड़ा मजा आएगा। मैं और जीनी देखेंगी और तुम लोग खेलना। हाँ, तो ड्रिंक्स तुम दोनों अपने लिए जो जी चाहे मंगवा लो, तालूत ने कहा। मैं और मेरा भाई शराब नहीं पीते, हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेंगे। स्नैक्स में भी तुम लोग जो चाहो मंगवा लो, लेकिन सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि उनमें सूअर का गोश्त शामिल हो। मुझे मालूम है, जीनी ने कहा। मैंने पेरिस यूनिवर्सिटी से अरबी ज़ुबान, अदब और तारीख़ी अरब में मास्टर की डिग्री हासिल की है और मैं अरब मुसलमानों की मजहबी और तहजीबी इक़दार से वाकिफ़ हूँ। मुझे इल्म है कि मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खाते और शराब भी उनके मज़हब में हराम है, लेकिन मैंने इसी शहर में और दूसरे शहरों में भी हज़ारों मुसलमानों को शराब पानी की तरह पीते देखा है। खैर, ये एक अलग बात है। उसने वेट्रेस को इशारे से अपने करीब बुलाया और फ्रांसीसी ज़ुबान में उसे कुछ हदायत देने लगी। फिर उसने फ्रांसीसी में ही मारिया से कुछ कहा और मारिया ने गर्दन हिलाई। मैं दोनों खिलाड़ियों को लेकर आती हूँ, मारिया ने कहा और जल्दी से वहाँ से चल दी। इस असना में जीनी हमसे इधर उधर की बातें करती रही। मैं कनखियों से मारिया की तरफ देख रहा था। वो तेज़ी से एक जानिब चलती जा रही थी। मेरी निगाहें काफ़ी होशियारी से उसका ताक़ुब कर रही थी, इस तरह कि जीनी को महसूस न कर सके कि मैं मारिया को देख रहा हूँ। लेकिन वो भी एक खराफा थी। उसकी निगाहों में ये बात छुपी न रह सकी कि मैं दसदीदा निगाहों से मारिया का ताक़ुब कर रहा हूँ। मारिया बड़ी पुरकशिश लड़की है, जीनी ने मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। शायद वह तुम्हारे दिल को बहुत भा गई है। अगर तुम चाहो तो आज की रात उसके साथ बसर कर सकते हो। तुम जैसे खूबसूरत नौजवान के साथ वक्त गुजारना उसके लिए भी यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा। उसके इस कदर खुलकर बात करने से तालूत की जो हालत हुई सो हुई। खुद मुझ पर भी घड़ों पानी पड़ गया, लेकिन मैं जीनी को यह तासुर भी नहीं देना चाहता था कि हम इस कैसीनो को कोई इबादत का समझ कर आए हैं। इसलिए मैंने एक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ गोलमोल जवाब दिया, रात तो अभी शुरू हुई है, ज़रा रात का रंग तो जमने दो। मेरे इस फिक्रे पर जीनी हंस पड़ी। मेरी निगाहों ने अब मारिया का ताक़ुब करना छोड़ दिया। चंद मिनट के अंदर अंदर मारिया वापस आ गई। उसके साथ दो तगड़े आदमी थे जिनके चेहरों से सख्ती के आसार नजर आ रहे थे। हेलो जेंटलमैन, उन्होंने हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा। उनमें से एक का नाम अल्फांसो और दूसरे का नाम अल्बर्टो था। मारिया ने इन दोनों का हम लोगों से बाकायदा तारुफ कराया और हमने अपने साथ बैठने की दावत दी। वो दोनों हमारा शुक्रिया अदा करके बैठ गए। दोनों अंग्रेजी जानते थे। मारिया ने हमें बताया कि तुम लोग ताश के खेलों के माहिर हो। अल्फांसो ने कहा, क्या यह सच है? अगर ऐसा है तो हमें तुमसे मिलकर वाकई बहुत खुशी होगी। महारत वगैरह का तो हमें कोई खास दावा नहीं है, तालूत ने जवाब दिया। अलबत्ता बस ज़रा शौक़ रखते हैं। बहुत खूब, अल्बर्टो बोला। असल चीज़ तो शौक़ ही है। हमारा भी यही नुक्ता नज़र है। हार और जीत की कोई अहमियत नहीं होती, असल बात अपने शौक़ की होती है। शौक़ की तकमील के लिए तो लोग ना जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। अच्छा, तो फिर जम जाए बाजी। अल्फांसो ने अपनी जेब में से ताशों की एक गड्डी निकालते हुए कहा, ये लो, इसे अच्छी तरह देख लो और तमाम पत्तों को चेक कर लो। अल्फांसो ने ताशों की गड्डी तालूत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है। तालूत ने गड्डी को हाथ लगाए बगैर कहा, मुझे तुम पर एतमाद है। तुम पत्ते फेंटो और तकसीम करो। इस असना में वेटर ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आया। तुम लोग भी हमारे मेहमान हो। तालूत ने अल्फांसो और अल्बर्टो की तरफ देखते हुए कहा, बताओ क्या खाना और पीना पसंद करोगे? उन दोनों ने तालूत का शुक्रिया अदा किया और वेट्रेस को अपनी पसंद बता दी। अल्फांसो ने पत्तों को अच्छी तरह फेंटा और फिर उन्हें हम चारों के दरमियान तकसीम कर दिया। हमने अपने अपने पत्ते संभाल लिए। अब सूरत हाल ये थी कि मारिया मेरे और तालूत के दरमियान और जीनी तालूत और अल्फांसो के दरमियान बैठी हुई थी। गोया मेरे और तालूत के दोनों पत्तों को देख सकती थी और जीनी तालूत और अल्फांसो के पत्तों को देख सकती थी। ये दोनों ख़वातीन अब मखसूस इशारों से काम लेकर, जिन्हें उनके साथी बखूबी समझते थे, अपने साथियों को हमारे पत्तों की पोजीशन से आगाह करती रहेंगी। मैंने उर्दू में तालूत से कहा, इन लोगों का ये भी एक तरीक़ेकार होता है, इसको जहन में रखना। तुम फिक्र मत करो, तालूत ने भी उर्दू में मुख्तसर सा जवाब दिया। कितने कितने की शर्त रहेगी? अल्बर्टो ने अपने पत्ते समेटते हुए कहा।
मेरे ख्याल में 5,000 मुनासिब रहेंगे, तालूत ने एक अदाए बेनियाजी के साथ जवाब दिया। हमारे पास इत्तफाक से डॉलर ही हैं। 5,000 डॉलर? अल्बर्टो की जुबान से हैरत से निकला और वो अल्फांसो का मुंह देखने लगा। दोनों लड़कियों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या तुम्हारे ख्याल में पहले राउंड के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं है? अल्फांसो ने कहा। नहीं, तालूत ने मुख्तसर जवाब दिया। भला इसे कम रकम लगाने में क्या मजा आएगा? तब फिर मुझे चंद मिनट की मोहलत दो, अल्फांसो ने कहा। हम दोनों के पास इस वक्त इतनी रकम मौजूद नहीं, लेकिन यह हमारे लिए कोई मसला नहीं। हम इस कैसीनो के पुराने ग्राहक हैं। अभी चंद मिनट में रकम का बंदोबस्त कर लेते हैं। और इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। अल्बर्टो बैठा रहा। तुम लोग वाकई बहुत मालदार हो। पहले ही राउंड में 5,000 की शर्त, मारिया ने बड़ी अदा से आंखें निकालते हुए कहा। तुम जैसे मालदार लोग तो इस कैसीनो में ज़रा कम ही आते हैं। अब तुम्हारा खेल देखने में मज़ा आएगा। भाई, हम लोगों को खेल का कोई ख़ास दावा नहीं है, मैंने कहा। जैसा कि मेरे भाई ने कहा, ये तो बस हमारा शौक़ है। जीनी, मारियो और अल्बर्टो हमसे अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करते रहे। अल्फांसो को गए खासी देर हो गई थी। बिलाखिर वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया है, उसने कहा, और हमारे सामने मेज़ पर डॉलरों के नोटों की गड्डियों के ढेर लगा दिए। ये रहे $5,000 मेरे और $5,000 अल्बर्टो के। अब तुम लोग भी अपनी अपनी रकम निकालो। तालूत ने अपनी जेबों में हाथ डालकर डॉलरों की भारी भारी गड्डियाँ निकाली और आधी गड्डियाँ मेरे सामने और आधी अपने सामने रख ली। ये 5,000 के नोट हैं, उसने अल्फांसो से मुखातिब होकर कहा। अगर चाहो तो गिन लो। तुमने भी तो हमारे ऊपर एतमाद करके हमारी रकम नहीं गिनी, अल्फांसो ने कहा। चलो, तुम्हारी मर्जी, तालूत ने कहा, लेकिन अब पत्ते तो दोबारा फेंटना पड़ेंगे। यकीनन, अल्फांसो ने कहा। अगर तुम चाहो तो खुद ही पत्ते फेंट लो। नहीं, तुम ही फेंटो, तालूत ने मेरे और अपने पत्ते समेटकर उसके हवाले करते हुए कहा। पत्तों की असर नौ तकसीम शुरू हो गई और हम चारों के दरमियान पत्ते बांट दिए गए। अब खेल शुरू हो गया। हम लोग बारी बारी पत्ते फेंक रहे थे। मारिया मेरे और तालूत के दरमियान इस तरह बैठी हुई थी कि वह हम दोनों के पत्तों को बखूबी देख सकती थी। वह मुस्कुरा कर बारी बारी हम दोनों को देख रही थी। जीनी तालूत और अल्फांसो के पत्तों को देख सकती थी। हम लोग बराबर पत्ते पर पत्ते फेंक रहे थे। थोड़ी देर तक खेल जारी रहा और फिर मैंने देखा कि मारिया ने अपना दायां हाथ उठाकर आहिस्ता से अपनी आंख के नीचे के हिस्से को खुजाया। मारिया की इस हरकत पर तालूत के होंठों पर ऐसी मुबम से मुस्कुराहट उभरी जिसे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता था। ये लो मिस्टर, अल्फांसो ने एक पत्ता फेंकते हुए कहा। मैं जीत गया। हाँ, तुम जीत गए, वाकई तुम जीत गए, तालूत ने कहा और हम दोनों के सामने पड़ी हुई नोटों की सारी गड्डियाँ अल्फांसो के सामने खिसका दी। अल्फांसो और अल्बर्टो अपने चेहरों से नुमाया होने वाली खुशी को छुपा नहीं सके। उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। मारी और जीनी के होंठों पर दिलरुबा मुस्कुराहटें मचल रही थीं। हम लोगों ने थोड़ी देर तक अपने अपने मशरूबात और स्नैक्स से शुगल किया। तुम वाकई एक होशियार खिलाड़ी हो अल्फांसो, मैंने उसे खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा। दावा तो कोई ख़ास मुझे भी नहीं है, अल्फांसो ने कहा। बस कुछ थोड़ा बहुत यूं ही, वो हंसा। अच्छा, तो अब दूसरा दौर शुरू हो जाए, अल्बर्टो ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। बिल्कुल शुरू हो जाए, तालूत ने कहा, और मेरा ख्याल है कि इस बार रकम में इजाफा किया जाए। क्या ख्याल है अल्फांसो? मुमकिन है किस्मत एक बार फिर तुम्हारा साथ दे। चलो, मुझे मंजूर है, अल्फांसो ने कहा। कितनी कितनी रकम लगाना चाहते हो? मेरा ख्याल है इस बार 10-10 हज़ार ठीक रहेंगे, तालूत ने बड़े इत्मीनान से कहा। 10-10 हज़ार डॉलर? अल्बर्टो ने हैरत में गर्क होकर कहा। ठीक है, अल्फांसो ने कहा, लगाने दो। हो सकता है इस बार इनमें से किसी की किस्मत यावरी कर जाए। ये तो सारा किस्मत का खेल है। और अल्फांसो ने, जिसके पास अब $20,000 की मजमूई रकम मौजूद थी, $10,000 अल्बर्टो को देते हुए कहा। ये लो, इस वक्त मैं अपने पास से तुमको रकम दे रहा हूँ। बाद में हम लोग आपस में हिसाब कर लेंगे, ठीक है? अल्बर्टो ने रकम अपनी तरफ समेटते हुए कहा। तालूत ने अपनी जेब में डॉलरों की मजीद गड्डियाँ बाहर निकाली। आधी गड्डियाँ उसने मेरे सामने और आधी अपने सामने रख दी। ये लो, हमारी रकम भी तैयार है, तालूत ने कहा। अब मेज़ पर $40,000 के नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं। इतनी बड़ी रकम का ढेर देखकर कई तमाशबीन भी हमारी मेज़ के गिर्द जमा हो गए थे। कैसीनो में ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अक्सर मेज़ों के गिर्द वो लोग खड़े होकर खेल देखने में लग जाते थे जो खुद खेल में हिस्सा नहीं ले रहे होते थे। कई मेज़ों के गिर्द पहले से तमाशबीनों की तादाद मौजूद थी। अब हमारी मेज़ के गिर्द भी कुछ तमाशबीन जमा हो गए। यहाँ तो बड़ी लंबी बाजी लग रही है, तमाशबीनों में से किसी ने दूसरे से अंग्रेज़ी में कहा। वैसे ज़्यादातर लोग खामोश थे और अगर ये बात भी कर रहे थे तो सिर्फ फ्रांसीसी ज़ुबान में। अगर चाहो तो इस बार पत्ते तुम फेंट कर तकसीम कर दो, अल्फांसो ने ताशों की गड्डी तालूत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तालूत ने जवाब दिया। तुम खुद ही फेंट दो। अल्फांसो ने पत्ते फेंटे और उन्हें तकसीम कर दिया। खेल एक बार फिर शुरू हो गया। पत्ते पर पत्ते फेंके जा रहे थे। थोड़ी देर गुजर गई। मारिया मेरे और तालूत के पत्तों को बराबर देखे जा रही थी। आसपास खड़े हुए लोग खामोशी के साथ हमारा खेल देख रहे थे। उनमें से कई एक सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट के धुएं के बादल हमारे गिर्द मंडला रहे थे।
मैं पत्ते फेंकने के साथ साथ बारी बारी मारिया और जीनी की तरफ देखकर मुस्कुराता भी जाता, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि मैं उनमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। तालूत ने एक बार भी उन दोनों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। वो या तो पत्तों को देखे जा रहा था या कभी कभी अल्फांसो और अल्बर्टो की तरफ नज़र उठाकर देख लेता था। और फिर अचानक मारिया ने अपना दायां हाथ आहिस्ता से अपने बालों में दाएं तरफ के हिस्से पर फेरा। इसके साथ ही तालूत ने पत्ता फेंका और उसके फौरन बाद अल्बर्टो ने, और इसके साथ ही अल्बर्टो की मुसरत भरी चीख फिजा में गूंजी, ये बाजी मैंने जीत ली है। बेशक जीत ली है, तालूत ने कहा और अपनी और मेरी रकम अल्बर्टो की तरफ खिसका दी। हमारे आसपास खड़े हुए लोगों में मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। हम दबी दबी हैरत अंगेज आवाज़ें सुन रहे थे। अल्बर्टो और अल्फांसो की खुशियों का ठिकाना नहीं था। जीनी और मारिया भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। मेरा ख्याल है अब खेल ख़त्म कर दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है अब्दुल करीम? तालूत ने अंग्रेज़ी में मुझसे कहा। मैं समझ गया कि मैं लोगों को यह तासुर देना चाहता है कि हम लोग इतनी बड़ी शिकस्त से परेशान हो गए हैं, चुनाचे मैंने भी उसकी तायद की। ये इंसाफ नहीं होगा मिस्टर अब्दुल रहीम, अल्फांसो ने तालूत की तरफ देखते हुए कहा। हारने के बाद खेल ख़त्म कर देना खिलाड़ी की शान के खिलाफ है। अगर तुम्हारे पास रकम ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं, तुम लोग मुअज़्ज़ज़ सय्याह हो और कैसीनो का मालिक मेरा दोस्त। मैं उससे तुम्हें रकम उधार दिलवा सकता हूँ, सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें उस पर कुछ सूद भी अदा करना होगा। और क्या पता किस्मत अगली बार तुम्हारा ही साथ दे दे। क्यों अल्बर्टो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अल्बर्टो ने उसकी तायद में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मिस्टर अब्दुल रहीम और मिस्टर अब्दुल करीम को खेल जारी रखना चाहिए। रकम का कोई मसला नहीं, तालूत ने इस तरह कहा गोया वो उन लोगों के लहजे में छुपे हुए तानों से जोश में आ गया हो। अगर तुम ये समझते हो कि हम लोग रकम की वजह से भागना चाहती हैं या अपनी हार से घबरा गई हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो हम खेलने के लिए तैयार हैं। कितने कितने की बाजी लगाते हो? तुम ही बता दो, अल्फांसो ने हंसते हुए कहा। ज़ाहिर है कि हम दोनों के पास तो इस वक्त $40,000 की नकद रकम मौजूद है। हमारा आपस में हिसाब बाद में होता रहेगा। तुम बताओ अब कितने की बाजी लगाने की पोजीशन में हो? 20,000 तालूत ने गर्दन को झटक कर कहा। इसके साथ ही हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों में, जिनकी तादाद में अब अच्छा खासा इजाफा हो गया था, भिन भिनाहट की एक लहर दौड़ गई। कितनी ही जुबानों से हैरत भरे अल्फाज अदा हुए। मैं उन अल्फाज का मतलब तो नहीं समझ सकता था, लेकिन लोगों के चेहरों से उनकी हैरत का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता था। सोच लो, अल्बर्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत बड़ी रकम है और आज की रात शायद किस्मत भी तुम पर कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं। कोई बात नहीं, तालूत ने मुतमईन लहजे में कहा। हम किस्मत की कुछ ऐसी ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। चलो पत्ते फेंटो। नहीं, अल्फांसो ने गोया फैसलाकुन लहजे में कहा। इस बार पत्ते तुम दोनों में से कोई फेंटेगा। तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा ना हो कि हमने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी की है। मैंने या मेरे भाई ने यह कब कहा कि तुम में से किसी ने बेईमानी की है? तालूत ने कहा। हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि साफ सुथरे माहौल में खेल हो रहा है। हमें कोई शिकायत नहीं है और बल्कि यकीन है कि तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं होगी। हमें भला क्या शिकायत हो सकती है? अल्फांसो ने कहा, और मैं उसकी आंखों में छुपी हुई मक्कारी को बखूबी महसूस कर रहा था। हम खेल तो रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? अल्फांसो ने पूछा। वो ये कि अगर हम जीत गए और इत्तेफाक से किस्मत ने हमारा साथ दे दिया तो तुम लोग मैदान छोड़कर भागोगे नहीं, तालूत ने कहा। हमारी तरफ से इत्मीनान रखो, अल्फांसो ने जवाब दिया। हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं, अल्फांसो ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अगर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और तुम जीत गए तो भी हम खेल को जारी रखेंगे। बस मैं भी यही चाहता हूँ, तालूत ने कहा। अल्फांसो ने ताशों की गड्डी हमारी तरफ बढ़ा दी। मैंने गड्डी अपने हाथ में लेकर अपने बराबर बैठी हुई मारिया के हवाले कर दी और कहा, हमारी जानिब से मारिया फरीज़ा अंजाम देगी। क्यों मारिया? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? मारिया ने गड्डी अपने हाथ में लेते हुए कहा और पत्ते अच्छी तरह फेंट कर तकसीम करना शुरू कर दिए। वह सबके सामने पत्ते डालती गई। इस असना में अल्बर्टो और अल्फांसो ने $20,000 की रकम अपने अपने सामने रख ली। हमारी मेज़ के इर्द गिर्द अब लोगों का एक काफ़ी बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया था और वह सब के सब दिलचस्पी और जुर्रत के साथ ये मंजर देख रहे थे। गालिबन पूरे कैसीनो की किसी मेज़ पर रकम का इतना बड़ा ढेर मौजूद नहीं था जितना कि उस मेज़ पर था। खुद कैसीनो के मैनेजर ने हमारी मेज़ पर आकर एक तर्जमान की मदद से ये पूछा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चंद मिनट रुक कर वापस चला गया। एक वेट्रेस बराबर हमारी मेज़ के गिर्द चक्कर लगा रही थी। मारी और जीनी अपने अपने मशरूबात ख़त्म कर चुकी थी और उन्होंने खुद ही अपने लिए मज़ीद ड्रिंक्स मंगवा लिए थे। हमने अल्बर्टो और अल्फांसो से कहा कि अगर वो चाहें तो अपने लिए मज़ीद ड्रिंक मंगवा लें, हमें उनकी मेज़बानी करके खुशी हासिल होगी। वो दोनों तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने महंगी महंगी शराबों के ऑर्डर दे दिए। ज़रा ही देर में वेट्रेस ने सारे लवाजमात मेज़ पर लाकर सजा दिए। अब खेल तीसरी बार शुरू हो रहा था। तालूत ने मेरी तरफ देखकर उसके होंठों पर वह मखसूस मुबहम से मुस्कुराहट नमदार हुई, जिसका मफहूम मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। मैंने समझ लिया कि अब वो शरारत के मूड में है। पत्ते एक बार फिर फेंके जाने लगे। मेज़ पर $80,000 की खती रकम का ढेर लगा हुआ था।
और शायद इसलिए मैनेजर की हदायत पर 2 मुसल्लम मुहाफिज मेज़ के पास आकर खड़े हो गए थे। हम उन्हें इसलिए पहचान सके कि वो वर्दियों में मलबूस थे, जिस पर कैसीनो के नाम का मोनोग्राम कड़ा हुआ था। मैं और तालूत दोनों ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे गोया हम बहुत बहुत सोच सोच कर और बड़ी एहतियात के साथ पत्ते फेंक रहे हों। थोड़ी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। मारिया हस्बे मामूल मेरे और तालूत के पत्तों को गौर से देख रही थी। मैं बारी बारी मारिया और जीनी को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। अचानक मारिया का दाएं हाथ उसकी ठोड़ी के दाएं हिस्से की तरफ पहुंच गया और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हिलाने लगी गोया उसे बेख्तियारी के आलम में यह अमल सरजद हो रहा हो। अल्फांसो ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। इस असना में तालूत अपना पत्ता फेंक चुका था और उसका पत्ता फेंकते ही मेरी नज़र मारिया के चेहरे पर पड़ी। मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नज़रों के सामने तालूत ने जो पत्ता फेंका था वो उस पत्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ था जैसे उसने अपनी आंखों से देखा था। इसके फ़ौरन ही बाद अल्फांसो ने पत्ता फेंका और उसके मुंह से जो मुसरत भरी चीख निकलने वाली थी वो सिर्फ एक हल्की सी गुरगुराहट की शक्ल में अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। उसने चुपके से मारिया की तरफ देखा और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी आंखों में मारिया के लिए किस कदर गुस्सा था। उसका ख्याल यह था कि मारिया ने तालूत के पत्ते को पहचानने में गलती की है और अल्फांसो के पत्ता फेंकने के फ़ौरन ही बाद मैंने पत्ता फेंका। मैं जीत गया था। अल्फांसो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने फेंके हुए पत्ते को देख रहा था। यकीनन ये वो पत्ता नहीं था जो उसने फेंका था, ये दूसरा पत्ता था। लेकिन वह इस बात को ना तो कह सकता था और ना ही इस पर असरार कर सकता था। भला कौन इस बात के यकीन कर सकता था कि उसके हाथ से मेज़ तक पहुंचते पहुंचते पत्ते की शक्ल तब्दील हो गई। ताहम अल्फांसो ने काफ़ी गौर से अपने और मेरे फेंके हुए पत्तों को देखा। मेरी जीत हर किस्म के शक व शुबे से बालातर थी। कोई दर्जन भर के करीब मर्द और औरतें हमारी मेज़ के गिर्द जमा थीं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि हम लोगों की तरफ से कोई बेईमानी नहीं की गई। चारों तरफ से तहसीन व आफरीन की आवाज़ें आने लगीं। अगरचे ज़्यादातर आवाज़ें फ्रांसीसी ज़ुबान में आ रही थीं, ताहम लहजों के जोशो खरोश से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये तहसीन व आफरीन के अल्फाज हैं। मैं ये बाजी जीत गया हूँ, मैंने अल्फांसो और अल्बर्टो की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद अपने दिली जज्बात को छुपाने से कासिर नजर आ रहे थे। हाँ दोस्त, अल्फांसो ने बमुश्किल कहा, तुम ये बाजी जीत चुके हो। मैंने मुस्कुराकर मारिया और जीनी की तरफ देखा। वो कोशिश के बावजूद मेरी मुस्कुराहट का जवाब न दे सकी। इसके बजाय उसके होंठों पर एक फीका और नीम मुर्दा सा तबस्सुम नमूदार होकर रह गया। मैंने दोनों हाथों से नोट समेटना शुरू कर दिए। तालूत मेरी मदद करने लगा। अल्फांसो और अल्बर्टो के चेहरों पर उड़ने वाली हवाइयों को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। उन्होंने रस्मी तौर पर मुझे जीतने की मुबारकबाद भी नहीं दी, जबकि इससे पहले अल्फांसो और अल्बर्टो के जीतने पर हम दोनों ने उनको मुबारकबाद दी थी। मारियो और जीनी दोनों बुझी बुझी से नजर आ रही थी। मैंने और तालूत ने मिलकर सारे नोट समेटे और अब हमारे सामने $80,000 की खती रकम का ढेर लगा हुआ था। इस बार किस्मत मुझ पर मेहरबान रही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ना सिर्फ अपनी असल रकम बचाई बल्कि 8,500 रुपये जीत भी लिए। हाँ भाई, अब अगली बाजी कितने कितने हज़ार की होगी? तालूत ने अल्फांसो और अल्बर्टो की तरफ नजर डालते हुए कहा। अल्फांसो और अल्बर्टो ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई और फिर अल्फांसो बोला, मेरा ख्याल है दोस्त अब्दुल रहीम और अब्दुल करीम कि अब तुम अपना नुकसान ना करो। यह तो किस्मत का खेल है, क्या पता तुम अगली बाजी हार जाओ। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम खेल को बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? तालूत ने कदरे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, अगर तुम हार गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़कर भाग जाओ। बाजी तो जमेगी और बराबर जमेगी। नहीं मिस्टर अब्दुल रहीम, अल्फांसो का लहजा बिल्कुल बदल गया था। उसकी सारी खुशदिली, सारा जोशो खरोश रुखसत हो गया था। अल्बर्टो भी पत्थर के बुत की तरह खामोश बैठा हुआ था। अब कोई बाजी नहीं जमेगी, हमें इजाज़त दें। लेकिन यह तो तुम्हारे वादे की सरासर खिलाफ वर्जी है, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले तुम इस अमर से इत्तफाक कर चुके हो कि हारने की सूरत में मैदान छोड़कर नहीं भागोगे। तुम्हारी बात और है अरब शहजादो, अल्बर्टो ने तंजिया लहजे में कहा। अब वह फिक्रे बाजी पर उतराया था। तुम्हारे घर में तो तेल के चश्मे उबल रहे हैं और पेट्रो डॉलर से तुम्हारी जेबें भरी हुई हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं, बल्कि हम तो उल्टा $10,000 के मकरूज़ हो गए हैं। हमें यह रकम कैसीनो के मालिक को अदा करनी पड़ेगी। अगर ये बात थी तो तुमने खेल में शिरकत ही क्यों की? तालूत ने भी तंजिया अंदाज में जवाब दिया। अगर तुम पहले अपनी माली हालत का अहवाल बयान कर देते तो हम भी सिर्फ $200 की बाजी पर ही इक्तफा करते। बहरहाल हमें तुम्हारे साथ हमदर्दी है, हम तुम्हारे $10,000 वापस किए देते हैं। और इसके साथ ही तालूत ने $10,000 के नोटों की एक गड्डी अल्फांसो की तरफ बढ़ा दी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे मिस्टर अब्दुल रहीम? अल्फांसो ने आंखें फाड़कर हैरत से कहा। जुए के खेल में जीती जाने वाली रकम कभी वापस नहीं की जाती। कोई भी ऐसा नहीं करता। तुम क्यों कर ऐसा कर रहे हो? इसलिए कि हम हैं और दूसरे दूसरे हैं, तालूत ने जवाब दिया। इस असना में हमारे गिर्द मौजूद भीड़ में कुछ और इजाफा हो गया था। इसी दौरान वेट्रेस बिल लेकर आ गई। तालूत ने $100 का एक नोट उसके हवाले करते हुए कहा, जो बाकी बचे वो तुम्हारा है।
वेट्रेस ने किसी मस्त नागिन की तरह बल खाते हुए तालूत का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। जाते जाते उसने निहायत बेहूदगी के साथ मुझे आंख मार दी। तालूत ने $10,000 की गड्डी अल्फांसो की तरफ उछाल दी। अपना कर्ज उतार देना दोस्त, और आइंदा यह कभी मत समझना कि तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। तुम लोग इन लड़कियों के साथ मिलकर जो खेल खेलते रहे, मुझे उसकी पूरी खबर है, मगर फिर भी मैं तुम में किसी को मायूस नहीं करूंगा। और इसके साथ ही उसने $1,000 के नोट जीनी के हाथ में थमाते हुए कहा, $500 खुद रख लेना और 500 मारिया को दे देना। और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही मैं भी उठ खड़ा हुआ। अल्फांसो, अल्बर्टो, जीनी और मारिया के चेहरे देखने वाले थे। वो शर्मिंदगी, खजालत, खिसियाहट और गुस्से के गहरे एहसास से दो चार थे। इसी दौरान मैनेजर भी हमारी मेज़ पर आ गया। गालिबन अपने किसी गुर्गे के जरिए उसे सूरत हाल कलम हो गया था। वो हमारे करीब ही खड़ा हुआ था। उम्मीद है कि तुम लोग दोबारा भी हमें मेज़बानी का शरफ बख्शोगे, उसने एक तर्जुमान के जरिए हमसे कहा। हमारे यहाँ दिलचस्पी का हर किस्म का सामान मौजूद है। बाजियों रकम लगाने के अलावा और भी बहुत सी दिलचस्पियाँ हैं। खुसूसी फिल्मों और जिंदा मनाजिर का भी अहतमाम किया जाता है। और इसके अलावा जो भी तुम लोग चाहो, बड़ी बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें मौजूद हैं। अगर रुकना चाहो तो तुम्हारी मंशा के मुताबिक तुम्हारी खिदमत की जा सकती है। मैं उसके तमाम खुफिया इशारों का मतलब बखूबी समझ रहा था। अलबत्ता तालूत बुद्धुओं की तरह उसकी शक्ल देख रहा था। शुक्रिया, इस वक्त तो हम चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे, मैंने कहा, और हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए। सारी रकम बटोर कर मैंने अपनी ढीली ढालियाँ बाकी बड़ी बड़ी जेबों में भर ली। तकरीबन सारे लोग हमें जाते हुए देख रहे थे। जीनी तालूत को रुखसत करने के लिए उसकी जानिब लपकी। तालूत बौखला गया और उसने आहिस्तगी से जीनी को अपने आप से अलग कर दिया। मारिया मुझ पर निसार हुई जा रही थी, लेकिन मैं इन कारोबारी गमजों से बखूबी वाकिफ था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये मैं नहीं हूँ जिस पर मारिया निसार हो रही है, इसलिए कि मेरी ज़ात में, मेरी शख्सियत में मारिया के लिए कोई कशिश नहीं थी। यह तो सिर्फ मेरी जेबों में मौजूद डॉलरों का वो ख़जाना है जिस पर वो मर मिटी है। ताहम मैंने ज़राए इखलाक सर्द महरी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन उसे अपने जिस्म के ज़्यादा करीब भी नहीं आने दिया। दोनों लड़कियां मुसर थीं कि हम उनको ये बताएं कि हम दोबारा कब उनसे मिलने आएंगे। बहुत जल्द, मैंने जवाब दिया, यही कोई 1-2 दिन में। हम दोनों यहीं मिलेंगे, मारिया ने कहा। मैं और जीनी रोज़ाना शाम को यहीं होते हैं। हम अपना तफरीह का वक्त यहीं गुजारते हैं। अच्छी बात है, मैंने कहा। हम लोग 2-1 दिन में ज़रूर चक्कर लगाएंगे। पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और तालूत मेरे बराबर बैठ गया। हम चल पड़े। अब रात काफ़ी गुजर चुकी थी और सड़क तकरीबन सुनसान थी। अगले मोड़ से मुड़ने के बाद तो सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी आदमी नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो गोया उन्होंने हमें घेरने का फैसला किया है, अचानक तालूत ने कहा। क्या हुआ, मैंने चौंक कर पूछा। ज़रा शीशे पर नज़र डालो, तालूत ने कहा। पीछे आने वाली गाड़ी में 6 मुसल्लह अफराद हैं। 6 के 6 छटे हुए बदमाश और जुराइम पेशा हैं। रासिम ने मुझे बताया कि ये लोग उस कैसीनो के खुफिया मुलाजिम हैं और इनका काम मौका पाकर उन लोगों को लूट लेना है जो गैर मामूली तौर पर बड़ी बड़ी रकमें जीत कर कैसीनो से बाहर जाते हैं। छोटी मोटी रकमें जीतने वालों से ये लोग कोई एतराज़ नहीं करते। लूटी हुई रकम का बड़ा हिस्सा तो क्लब के मालकन को चला जाता है और उन लोगों को उनकी मजदूरी मिल जाती है। मजदूरी, मैंने हंसते हुए कहा। क्या खूब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अब इन लोगों के अज़ाइम क्या हैं? इन लोगों के अज़ाइम ख़तरनाक हैं, तालूत ने कहा। बहरहाल इन्हें अपनी बदनसीबी पर आंसू ही बहाना पड़ेंगे, वो तो जाहिर है, मैंने कहा। इस असना में पीछे आने वाली गाड़ी ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैंने भी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तालूत ने कहा, यार उन लोगों के लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हो, बेचारों को अपने दिल की हसरत निकाल लेने दो। मैंने तालूत के कहने के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार को मजीद बढ़ने से रोक दिया। अब मैं मामूल के मुताबिक रफ्तार से चल रहा था। पीछे आने वाली गाड़ी ने अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया और चंद ही मिनट के अंदर अंदर उसने हमें ओवरटेक कर लिया। लेकिन वो फ़ौरन रुकी नहीं, बल्कि हमें ओवरटेक करने के बाद उसने अपनी रफ्तार में कमी कर दी। यह सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, ताहम इस पर से 2-3 गाड़ियां बराबर से बासानी गुजर सकती थीं। लेकिन आगे निकल जाने वाली गाड़ी कुछ दूर जाकर सड़क पर आड़ी खड़ी हो गई। इस तरह उसने रास्ता तकरीबन बंद कर दिया। ये एक लंबी चौड़ी गाड़ी थी और खुद हमारी गाड़ी भी काफ़ी बड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और उन लोगों की गाड़ी के करीब पहुंचकर गाड़ी को तकरीबन रोक दिया। बाएं तरफ इतनी जगह थी कि मैं कोशिश करके गाड़ी को निकाल सकता था, लेकिन उन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकते ही रास्ते को घेर लिया। 2 आदमी स्टेन गन लिए हुए एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ मेरे आगे बढ़ने की सूरत में फ़ौरन ही गोलियों की बौछार शुरू हो जाती। ए मिस्टर, मैंने खिड़की में से मुंह निकालकर चिल्लाकर कहा, यह क्या मजाक है, रास्ता छोड़ दो, नीचे उतरो। उनमें से एक शख्स ने स्टेन गन हिलाते हुए हमारे करीब आकर कहा। वो फ्रांसीसी लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहा था। मगर क्यों, मैंने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा। तुम लोग कौन हो और तुमने हमारे ऊपर ये गन्ने क्यों उतार रखी हैं? ज़्यादा सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है, उस शख्स ने कहा। तुम अपने साथी के साथ नीचे उतरो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत ने उर्दू में मुझसे कहा, उतर आओ यार, ज़रा इनको भी तमाशा देखने दो। हम नीचे उतर आए। फ़ौरन स्टेन गन से मुसल्ला 4 अफराद ने हमें अपने नरगे में ले लिया।
एक मुसल्लह शख्स ने अपनी स्टेन गन अपने साथी के हवाले कर दी और हमारी तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गया। मैंने उनके चेहरों पर नज़र डाली। एक आध को मैंने कैसीनो में देख लिया था। वो सब तो हम लोगों को यकीनन पहचानते होंगे। उन्होंने ये चीज़ भी देख ली होगी कि मेज़ पर से उठने से पहले डॉलरों की सारी गड्डियाँ मैंने अपनी ढीली ढाली अबाक की लंबी चौड़ी जेबों में भर ली थी, इसलिए उन्होंने तलाशी का आगाज़ मुझसे ही किया। वो शख्स बेताबी के आलम में मेरी जेबें टटोलने लगा, लेकिन उसे सख्त हैरत हुई जब मेरी जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। सारी जेबें बिल्कुल ही खाली थी। तलाशी लेने वाले के चेहरे पर कदरे परेशानी के आसार नमूदार हुए। उसने फ्रांसीसी जुबान में अपने साथियों से कुछ कहा। एक मूंछों वाले भारी भरकम आदमी ने, जो गालिबन उनका सरगना था, तालूत की तरफ इशारा करके फ्रांसीसी जुबान में कोई जवाब दिया। तलाशी लेने वाला तालूत की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसका हाथ तालूत की आवाज़ से मस होना था कि उसके मुंह से एक चीख निकली और वह घबरा कर पीछे हटा। तालूत अपनी शक्ल पर यतीमी तारी किए हुए खामोश खड़ा रहा। तलाशी लेने वाले शख्स ने सख्त हैरतज़दा होकर अपने साथियों से फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहा। मूंछों वाले सरगना के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए और उसने अपनी स्टेन गन तलाशी लेने वाले के हाथों में पकड़ाई और खुद तालूत की तरफ बढ़ा। उसने पूरे एतमाद के साथ तालूत की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ तालूत के लिबास से मस हुआ, वो भी चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में सख्त हैरत थी। कौन हो तुम? उसने फ्रांसीसी लहजे में अंग्रेजी में तालूत से पूछा। उसकी आवाज़ में हैरत के साथ किसी कदर खौफ का अंसर भी शामिल था। तालूत मस्कीन बना खामोश रहा। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? उस शख्स ने दोबारा धाड़ कर कहा। तुम्हारे से इंतहाई अहमकाना सवाल का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? तालूत ने कहा। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं भी तुम लोगों की तरह का एक इंसान हूँ? आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे जिस्म में ये बरकी रो कैसी दौड़ रही है? सरगना ने पूछा। तुम्हारे जिस्म पर मौजूद रेशमी लिबास में भी बरकी रो मौजूद है। ये क्या चक्कर है? क्या तुमने अपने जिस्म के अंदर कोई डायनमो फिट कर रखा है? तुम लोग बिल्कुल अहमक हो। शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। तालूत ने कहा। भला कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि उसके जिस्म में बरकी रो दौड़ रही हो? और जिस इंसान के जिस्म में इतनी तेज बरकी रो दौड़ रही हो कि उसके लिबास को छूने वाला भी उछल जाए, क्या वो इंसान जिंदा रह सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? सरगना ने हैरत से कहा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई बरकी रो मौजूद नहीं? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, तालूत ने जवाब दिया। तुम लोगों ने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। क्या कहीं से मुफ्त की हाथ लग गई थी? सरगना के चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो आदमियों से बेयक वक्त एक जैसी गलती क्यों कर सर दर्द हो सकती है? वो चंद लम्हों तक सोचता रहा। आखिर सरगना ने एक और शख्स से फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहा। वो खासा खौफजदा नजर आ रहा था। उसने बड़ी एहतियात से बड़े हौले हौले झिझकते हुए तालूत के लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ तालूत के लिबास से मस हुआ। कोई खास बात न हुई। उसने डरते डरते तालूत का दामन पकड़ लिया। कुछ भी ना हुआ। उसने फातिहाना अंदाज में सरगना की तरफ और बाकी साथियों की तरफ देखा। वह सब हैरत और खुशी के आलम में इस मंजर को देख रहे थे। उसने तालूत की जेबों को कंघाल कर रख दिया। तालूत बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी जेबों में से 20 डॉलर के नोटों की ग्रां कदर रकम बरामद हुई। तलाशी लेने वाले ने मायूसी से सर हिलाया। उन लोगों ने आपस में कुछ बात की और फिर 4 आदमियों ने हमें एक तरफ खड़ा करके हमारे गिर्द हिसार कायम कर लिया और 2 आदमी हमारी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी देर तक वो गाड़ी की तलाशी लेते रहे। उन्होंने गाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं से कोई रकम बरामद नहीं हुई। गाड़ी की तलाशी लेने वाले वापस आ गए। आने वाले खाली हाथ आए और उन्होंने फ्रांसीसी जुबान में सरगना से कुछ कहा। सरगना के चेहरे पर उलझन, हैरत और गुस्से के आसार नमूदार हुए। उसने अपनी स्टेन गन की नाल मेरी तरफ तानते हुए अंग्रेजी में कहा। हम तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तुमने डॉलरों की गड्डियां मेज़ पर से उठाकर अपनी जेबों में ठूंसी थी। सीधी तरह बता दो वो रकम कहाँ है, वरना स्टेन गन की ये नाल तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देगी। तुमने हम लोगों की अच्छी तरह तलाशी ले लिया है, गाड़ी की भी तलाशी ले लिया है। मेरे भाई की जेब में 20 डॉलर की जो रकम मौजूद थी वो तुम निकाल चुके हो। अब और क्या चाहते हो? मैंने कहा। हमारे पास इसके अलावा भला और कौन सी रकम मौजूद है? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, सरगना ने घुरा कर कहा। तुम लोगों ने जुए में 80,000 डॉलर जीते थे। उसमें से 11,000 डॉलर तुम वहीं लोगों को दे आए। बाकी 69,000 डॉलर की रकम कहाँ है? क्या कहा? इस मर्तबा मेरे बोलने से पहले ही तालूत बोल पड़ा। जुआ, 80,000 डॉलर जीत और हम? कहीं तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? हमने तो अपनी ज़िंदगी में किसी जुए खाने में कदम नहीं रखा। और जहाँ तक 80,000 डॉलर की रकम का सवाल है, तो हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी में 8,000 डॉलर की रकम भी इकट्ठा नहीं देखी। तुम 80,000 डॉलर की बात कर रहे हो? तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अभी अभी सीधे कैसीनो से उठकर नहीं आ रहे? अरे कैसा कैसीनो, कैसा जुआ और कैसी रकम? तालूत ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं चल गया? हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो अहमक अरब, सरगना ने सख्त गुस्से के आलम में कहा। क्या हम 6 के 6 आदमी अंधे हैं? हम तुम्हें क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? तालूत ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। तुम तो खुद बने बनाए बेवकूफ़ हो। ना जाने क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो। हम तो तुम्हारी बात समझने से बिल्कुल कासिर हैं। सरगना का चेहरा गुस्से के मारे लाल भभोका हो गया।
तालूत मुस्कुराया, वही मखसूस और मुबहम सी मुस्कुराहट जिसे मेरे अलावा कोई ना देख सकता था। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, सरगना ने मेरी और तालूत की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। इस अरसे के दौरान आपस में मशवरा कर लो और यह तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक 2 मिनट के बाद पहले गोली चलेगी और वो तुम्हारे सीने के पार होगी, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। रकम तो तुमने मेरी जेब से निकाल ली है, तालूत ने बड़ी मस्कीनी के साथ कहा। मेरे पास तो वही $20 थे जो तुम ले चुके हो, और मेरी साथी की जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं। तुम 2 मिनट की क्या, अगर हमें 2 घंटे की भी मोहलत दोगे तो हमारे यही जवाब होगा कि जवाब है, और वो ये है कि हमारे पास कोई रकम नहीं। और फिर अपनी बातों के तजाद पर ज़रा तुम खुद ही गौर करो, मैंने बड़े मुदब्बराना अंदाज में कहा। तुम लोगों का दावा है कि तुमने कैसीनो की मेज़ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को एक लम्हे के लिए भी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। तो फिर सवाल यह है कि वो रकम कहाँ गई? ज़्यादा बकवास मत करो, सरगना ने गुस्से से कहा। तुमने ज़रूर कोई चालाकी दिखाई है। हमारे तर्ज अमल ने उन लोगों को खासी उलझन में डाल दिया था। सरगना ने 10 से गिनती गिनना शुरू कर दी। 2 पर पहुंचने के बाद वो ज़रा सा रुका। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ इस तरह उम्मीद के साथ देखा कि शायद जान के खौफ से अब भी हम कुछ कह दें, लेकिन भला इससे क्या फ़ायदा। 1, उसने कहा। और 0। तालूत ने फ़ौरन जवाब दिया और इसके साथ ही उसके दोनों हाथ जो उसके सीने पर बंधे हुए थे खुल गए और आनन फानन बिजली की सी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए उन लोगों के करीब पहुंच गए, जबकि तालूत खुद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था और उन लोगों के और उसके दरमियान कम से कम 4 फुट का फासला था। तालूत के एक हाथ ने, जो कई फुट लंबा हो गया था, सरगना की गर्दन पकड़ ली और उसके दूसरे हाथ ने, जो उतना ही लंबा हो गया था, उसके एक और साथी की गर्दन पकड़ ली। उन दोनों के मुंह से घुटी घुटी दहशत ज़दा आवाज़ें निकल रही थीं। स्टेन गन्ने उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गईं। बाकी लोगों में से 2 ने शदीद खौफ और राज के आलम में भी ज़रा सी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी स्टेन गन्नों के ट्रैगर दबाए, लेकिन कच कच की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ ना निकली, कोई फायर ना हुआ। तालूत के लंबे लंबे हाथों ने सरगना और उसके दूसरे साथी को गर्दन से उठाकर दूर फेंक दिया और उसके साथ ही बाकी चारों आदमी बुरी तरह चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागे। उन्होंने घबराहट और वहशत के आलम में गाड़ी का भी रुख नहीं किया, क्योंकि गाड़ी में बैठने, उसे स्टार्ट और फिर उसे सीधा करने के लिए वक्त दरकार होता। वो गिरते पड़ते पैदल ही भागे और बेतहाशा भागते चले गए। इसके साथ ही तालूत ने एक ऐसा खौफनाक कहका लगाया कि 1 सेकंड के लिए तो खुद मेरा भी दिल दहल गया। उन लोगों के भागने की रफ्तार में और ज़्यादा तेज़ी आ गई और चंद सेकंड के बाद तालूत की हालत मामूल पर आ गई। ये लोग क्या कहते हुए भाग रहे थे? मैंने तालूत से पूछा। ये लोग कह रहे थे कि भागो भागो, ये भूत हैं, ये भूत हैं, तालूत ने जवाब दिया। अभी तालूत ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि अब हमारे पीछे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। हमने पलट कर देखा, वो पुलिस की एक गाड़ी थी। उसमें से एक ऑफिसर उतरकर हमारे पास आया और उसने फ्रांसीसी ज़ुबान में हमसे कुछ कहा। इंग्लिशी, तालूत ने जवाब दिया। इस दौरान जीप में से 2 आदमी और उतरे। उन तीनों ने आपस में फ्रांसीसी ज़ुबान में कुछ बात की और तब उनमें से एक ने अंग्रेज़ी में हमसे पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ इतनी रात के क्या कर रहे हो? यह सड़क पर पड़ी हुई स्टेन गन्ने किसकी हैं और ये गाड़ी सड़क पर आड़ी तिरछी किसने खड़ी की है? इतने सारे सवालात के जवाब के लिए वक्त दरकार है, तालूत ने जल्दी जल्दी कहा। पहले उन लोगों का पीछा करो और उन्हें गिरफ्तार कर लो जिन्होंने हमें लूटने की कोशिश की थी, और जो शायद पुलिस की गाड़ी को आता देखकर भाग खड़े हुए हैं, वो चाहिए हैं, उस सिमत में भाग कर गई हैं, वो पैदल हैं। तुम उनका पीछा करो, हम यही इंतज़ार करते हैं। ठीक है, ऑफिसर ने कहा। जीप में ड्राइवर समेत वो 4 थे। एक आदमी हमारे पास ठहर गया और बाकी 2 कूदकर जीप में सवार हो गए। ड्राइवर ने जीप दौड़ा दी। क्या ये इन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने तालूत से उर्दू में पूछा। बात यह है कि मैं उन 6 के 6 आदमियों को वहीं रोक तो सकता हूँ जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं। वो सब के सब मुख्तलिफ सिमतों में भागते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं इन पुलिस वालों की रहनुमाई नहीं कर सकता। मैंने इन्हें सरगना के पीछे लगा दिया है, वो ज़्यादा भाग नहीं सकेगा। उसके पैर में मोच आ गई और वो सीधा सड़क पर भागा चला जा रहा है। पुलिस का जो आदमी हमारे पास मौजूद था वो वही था जिसे अंग्रेजी आती थी। कोई 20 मिनट के बाद जीप वापस आ गई। उसमें सरगना के अलावा गिरोह का एक और आदमी मौजूद था। बाकी 4 आदमी गायब थे। सरगना और उसके साथी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को जीप से उतारा और हमारे सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने अंग्रेजी दाम पुलिस वाले से फ्रांसीसी में कुछ कहा। सरगना और उसके साथी के चेहरे खौफ से पीले पड़े हुए थे। क्या ये इन लोगों में से हैं जिन्होंने बकौल तुम्हें लूटने की कोशिश की थी? पुलिस वाले ने अंग्रेजी में हमसे सवाल किया। बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो हमें लूटना चाहते थे, तालूत ने अंग्रेजी में कहा। दरअसल हम लोग अरब सयाह हैं। हम एक कैसीनो में ताश खेलने गए थे और हमने वहाँ $80,000 की रकम जीती। $80,000? तर्जुमान ने सख्त हैरत के साथ कहा। हाँ, $80,000, तालूत ने इत्मीनान से जवाब दिया। उनमें से $11,000 हमने वहाँ कुछ लोगों को दे दिए और $69,000 की रकम हम साथ लेकर चले। ना जाने कब और किस तरह बदमाशों का यह गिरोह हमारे पीछे लग गया और इन लोगों ने यहाँ अपनी गाड़ी आड़ी खड़ी करके हमारा रास्ता भी बंद कर दिया और ये हमें लूटना और हलाक करना चाहते थे। तालूत की जुबानी ये बातें सुनकर सरगना और उसके साथी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया।
तालूत वही बातें कह रहा था जिनसे हम लोग उन बदमाशों के साथ गुफ्तगू के दौरान मुसलसल इनकार कर रहे थे। क्या वो रकम तुम लोगों के पास मौजूद है? ऑफिसर ने तर्जुमान के जरिए सवाल किया। बिल्कुल मौजूद है, तालूत ने जवाब दिया। सारी रकम मेरे साथी की जेब में है। और तालूत का इशारा पाकर मैंने अपनी जेबों में से डॉलरों की गड्डियां निकालनी शुरू कर दी। सरगना और उसके साथी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मुंह खुले हुए थे और आंखें फटी हुई थीं। ठीक है, ऑफिसर ने तर्जुमान के जरिए कहा, अपनी रकम अपने पास रखो। अब तुम लोग यूं करो कि अपने होटल का नाम और कमरा नंबर हमें बता दो। तुम हमारे मुल्क में मेहमान हो, इसलिए हम तुम्हें इतनी रात गए पुलिस स्टेशन चलने की जहमत नहीं देंगे। सुबह हम तुम्हें तुम्हारे होटल में फ़ोन करेंगे और तुमसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाओ। नहीं नहीं, हम लोग खुद पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, तालूत ने जवाब दिया। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मेरे भाई का नाम अब्दुल करीम। और साथ ही तालूत ने एक बड़े से होटल का नाम और कमरा नंबर भी बता दिया। ऑफिसर हम लोगों की कही हुई सारी बातों के नोट्स एक छोटी सी डायरी में लिखता रहा। ऑफिसर ने फ्रांसीसी जुबान में अपने मातियतों को कोई हुक्म दिया। मातियतों ने ज़मीन पर पड़ी हुई 6 स्टेन गन्ने उठाकर उस गाड़ी में रख दी जो सड़क के बीचों बीच आड़ी खड़ी हुई थी। एक पुलिस वाले ने उस गाड़ी को स्टार्ट किया। चाबी गाड़ी में लगी हुई थी। सरगना और उसके साथी को दोबारा जीप में बिठा दिया गया। बदमाशों की गाड़ी को सीधा किया गया और ऑफिसर ने तर्जुमान के जरिए हमें बताया कि वो मुलजिमान को माउन की गाड़ी और वहाँ मौजूद हथियारों के पुलिस स्टेशन ले जा रहे। सुबह वो हमें फ़ोन पर जहमत देगा। हमने तर्जुमान के जरिए ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। पुलिस वालों ने बदमाशों की गाड़ी एक तरफ करके रास्ता साफ कर दिया। मैं और तालूत अपनी गाड़ी में बैठे। मैंने हस्बे मामूल ड्राइविंग सीट संभाली और हम दोनों रवाना हो गए। फिर मैं और तालूत अपने असली हुलियों में वापस आ गए। कुछ देर बाद हम लोग अपने होटल पहुंच गए। रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। शकीला के अलावा बाकी सब लोग सो चुके थे। सिर्फ वो हमारे इंतज़ार में जाग रही थी। हस्बे मामूल उसने हमारी मसरूफियात के बारे में कोई सवाल नहीं किया और खुशदिली के साथ हमारा खैर मकदम किया। बिलाखिर दुनिया भर के साजो सामान से लदा फंदा हमारा काफिला कराची के लिए रवाना हुआ। शकीला ने लंदन और यूरोप के दूसरे शहरों से न जाने क्या क्या अलम गलम खरीद कर सूटकेस के सूटकेस भर लिए थे। हमारे साथ मुसलसल ये होता रहा था कि हर एयरपोर्ट पर हमें सामान ज़्यादा होने के बायस फाजल रकम अदा करना पड़ती। लेकिन ज़ाहिर है कि शकीला को अच्छी तरह मालूम था कि हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मंजूर हुसैन को ट्रंक कॉल करके अपनी परवाज़ के मुतल्लिक मुतला कर दिया था। हमारा त्यारा कराची की जानिब उड़ रहा था और इसी के साथ मेरे दिल की धड़कनों में भी एक गैर महसूस किस्म की बेतरतीबी नमूदार हो रही थी। अगरचे सिर्फ 1.5 माह का मुख्तसर अरसा गुजरा था, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि सदियों से उसे नहीं देखा, जिसकी दीद से आंखों में धनक के रंग आती हैं। बिल आखिर रात के 12:30 बजे हमारा त्यारा कराची के एयरपोर्ट पर उतर गया। सीढ़ी लगाई गई और मुसाफिर एक एक करके नीचे आने लगे। हम लोगों के काफिले में सबसे आगे मैं खुद था, पीछे राशिदा और फिर दूसरे लोग। मैंने सीढ़ियों पर से मंजूर हुसैन को देख लिया, जो पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस नीचे खड़ा हुआ था। उसके साथ 2 मातियत और भी थे। मंजूर हुसैन लपक कर मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने सबसे पहले उसे उसकी बेटी की सेहतियाबी की मुबारकबाद दी। राशिदा बाप के सीने से लग गई। मंजूर हुसैन ने उसकी पेशानी को बोसा दिया। इसके बाद तमाम लोग नीचे आ गए। मंजूर हुसैन ने तालूत को भी गले लगाया, नादरा और महमूद को प्यार किया और शकीला और नौशाबा से उनकी खैरियत पूछी। मंजूर हुसैन की मौजूदगी के बायस हमारा कस्टम का मरहला बड़ी जल्दी तय हो गया। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर तसद्दक का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। तसद्दक के साथ ही कयूम, मंजूर हुसैन की बीवी और बड़ी बेटी भी खड़ी हुई थी। राशिदा को देखकर उन दोनों की जैसे आंखें रोशन हो गई। माँ ने बेटी को कलेजे से लगा लिया और दोनों की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। तसद्दक अपने साथ 3 गाड़ियां लेकर आया था। एक उसकी अपनी गाड़ी थी जिसे वो खुद ड्राइव करके लाया था और 2 फैक्ट्री की गाड़ियां थीं जिन्हें चलाने वाले फैक्ट्री के ड्राइवर थे। ड्राइवरों ने हमें सलाम किया और मैंने और तालूत ने खुशदिली के साथ उनसे मुसाफिया किया। मंजूर हुसैन, उनकी बीवी और दोनों बेटियां अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। नौशाबा और उसके दोनों बच्चे कयूम की गाड़ी में बैठ गए। मैं, शकीला और तालूत तसद्दक के साथ बैठ गए और सारा सामान बाकी 2 गाड़ियों में लाद दिया गया। 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस काफिले ने डिफेंस सोसाइटी का रुख इख्तियार किया। उस वक्त रात का 1:45 बज रहा था। मैं अब कराची में था। मेरा ज़हन एक बार फिर फेडरल बी एरिया की तरफ परवास कर गया। इस वक्त वो सो रही होगी, ठंडी और मीठी नींद, आसूदगी में डूबी हुई पुरसुकून नींद, मेरे दिल ने सोचा। ज़रा देर बाद घर आ गया। 5 गाड़ियों का काफिला मकान के गेट के सामने जाकर रुका। मुस्ताद चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया। तसद्दक की गाड़ी और दफ्तर की दोनों गाड़ियां अंदर दाखिल हो गईं। कयूम ने अपनी गाड़ी में से नौशाबर बच्चों को उतारा और फिर गाड़ी अपने मकान के गैरेज में खड़ी करने चला गया। मंजूर हुसैन ने गाड़ी गेट के बाहर ही रोक दी। जीनत खाला का पुरशफकत चेहरा बरामदे में सरापा मुस्कुराहट बना मौजूद था। सारे मुलाजमीन भी बेदार थे। सब ने हमसे हमारी खैरियत पूछी और हमने बारी बारी सबकी खैरियत पूछी।
और फिर हम सब लोग आराम से वसीओ कुशादा ड्राइंग रूम के नरम नरम सोफों में धंस गए। सब लोगों ने चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की और जीनत खाला ने एक मुलाजमा को चाय तैयार करने की हदायत की। कोई 2 बजे तक इधर उधर की बातें होती रहीं। इस दौरान हमने मंजूर हुसैन और उनकी बीवी को राशिदा के केस के मुतल्लिक तमाम तफसीलात बता दी। हमने उन्हें डॉक्टर बर्नार्ड की जारी करदा तमाम हदायत के बारे में भी बता दिया। 2 बजे के बाद मंजूर हुसैन, उनकी बीवी और बड़ी बेटी रुखसत हो गए। राशिदा को एक अलग कमरा दे दिया गया। क्यूम नौशाबा और उनके बच्चे अपने घर चले गए। तालूत, शकीला और जीनत खाला ने अपने अपने कमरों की राह ली और मैं तन्हा अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर बड़ी रौनक थी। नाश्ते के बाद क्यूम और तसद्दक तो रुखसत हो गए और शकीला, नौशाबा और राशिदा ने सूटकेस खोल खोल कर सामान निकालना शुरू किया। मैं और तालूत सामने बैठे दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। जीनत खाला पहले ही से मौजूद थी। शकीला ने जीनत खाला के लिए भी काफ़ी चीज़ें खरीदी थीं। वो इन्हें पाकर बेहद खुश हुई और उन्होंने शकीला और नौशाबा और मुझे और तालूत को हज़ार दुआएं दे डाली। इसके बाद क्यूम, नौशाबा और उनके बच्चों का सामान अलग किया गया। फिर राशिदा, उसकी बहन, उसकी माँ और उसके बाप के लिए खरीदी हुई चीज़ें अलग की गईं और उन्हें एक नए और खूबसूरत से अटैची केस में जो राशिदा ने खरीदा था बड़े एहतमाम से रख दिया गया। सामान में से वो स्वेटर भी निकला जो मैंने लंदन में ना जाने क्यों खरीदा था, और वह कीमती परस और मेकअप बॉक्स भी जो मेरी देखा देखी तालूत ने खरीदा था। इन चीज़ों को अलग करके एक पैकेट में बंद कर दो और आरिफ के कमरे में पहुंचा दो, तालूत ने शकीला को हदायत दी। अच्छी बात है, शकीला ने जवाब दिया और तालूत की हदायत पर अमल किया। मैं खामोश बैठा रहा। कुछ दिन बाद तालूत ने मुझसे पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा? मैंने हैरत से कहा, मेरा भला क्या प्रोग्राम हो सकता है? प्रोग्राम तो हम दोनों के मुश्तरका ही होते हैं, कभी अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं। ओहो, मेरा मतलब ये नहीं है, तालूत ने कहा। मकसद ये है कि अब तुम सोओगे, आराम करोगे या पढ़ोगे या क्या करोगे? फिलहाल तो मैं कुछ सोने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छी बात है, तालूत ने कहा। मेरा प्रोग्राम भी सोने का है। शाम की चाय से फारिग होने के बाद हम तुम तन्हा ज़रा घूमने चलेंगे, ठीक है? मैंने कहा। 5:30 बजे के करीब हम लोगों ने एक साथ शाम की चाय पी। नौशाबा और उनके दोनों बच्चों को भी शकीला ने बुलवा लिया था, क्योंकि अभी नौशाबा के साथ मिलकर उसे बहुत सी चीज़ों के बारे में तय करना था कि उनका क्या किया जाए। अच्छा भाई, अब हम लोग तो चले ज़रा एक काम से, तालूत ने मेज़ पर से उठते हुए कहा, और इसके साथ ही मैं भी उठ खड़ा हुआ। रात के खाने तक आप लोग आ जाएंगे ना? शकीला ने पूछा। आपका इंतज़ार किया जाए? बिल्कुल आ जाएंगे। और हम लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। हाँ भाई, कहाँ चलने का इरादा है? मैंने गाड़ी गेट से बाहर निकालते हुए तालूत से पूछा। किसी ऐसी जगह जहाँ मैं और तुम बिल्कुल सुकून के साथ और तन्हाई में बैठकर एक बहुत अहम मौजू पर संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर सकें, तालूत ने कहा। उसके इस कदर संजीदा और अजीबोगरीब अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ डाली। वहाँ गहरी संजीदगी तारी थी। मैंने बहुत ही कम मौके पर तालूत को इतना संजीदा दिखा था। आखिर तुम कौन से अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हो, और ये तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? लेकिन तालूत पर मेरे मजाक का कोई असर न हुआ। बस है एक बात, तालूत ने उसी संजीदा लहजे में जवाब दिया। कहीं इत्मीनान से बैठो तो बात करें। अच्छी बात है। मैं खुद भी खासा संजीदा हो गया। न जाने वो किस मसले पर गुफ्तगू करना चाहता था। शायद किसी ऐसी बात के बारे में मुझे बताना चाहता हो जब तक मेरे इल्म में नहीं थी। मुमकिन है उसकी अपनी दुनिया में हालात कुछ गड़बड़ हो गए हों। भैया वक्त कई अंदेशे मेरे दिल में पैदा होने लगे। बीच लग्जरी होटल कैसा रहेगा? मैंने पूछा। निहायत मुनासिब जगह है, उसने जवाब दिया, और हम बीच लग्जरी होटल की जानिब रवाना हो गए। आखिरकार जो बात मेरे दिल में थी वो तालूत के लबों पर आ गई। उसने मुझसे रज़िया के रिश्ते के बारे में पूछा था। शायद उसे रज़िया से मेरी कराची में मुलाकात के बारे में इल्म हो गया था। मैं हैरान रह गया। तालूत ने मुझे समझाया कि अभी मेरी बहुत ज़िंदगी बाकी पड़ी है। इस ज़िंदगी को बिना हम सफ़र के गुजारना अच्छी बात नहीं। घर चलकर शकीला को इस रिश्ते के बारे में बताते हैं और फिर आइंदा के लिए लाहेअमल तय करते हैं। मैं खामोश रहा और खामोशी से अस्बात में सर हिला दिया। इसके बाद तालूत के कहने पर मैं रज़िया को अपने साथ सैर व तफरी के लिए ले गया, और फिर वापसी में मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी। वो कुछ इनकार और इकरार के बाद आमादा हो गई। अब अगले रोज़ हमारे घर वाले रिश्ता मांगने के लिए रज़िया के घर जाने वाले थे। इससे पहले घर वालों को रज़िया और मेरे रिश्ते के सिलसिले में सारी बातें बताई जा चुकी थीं। सब घर वाले मेरे इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते पर भी शाम के प्रोग्राम का जिक्र होता रहा। शकीला और जीनत खाला दोनों बहुत ही खुश थीं। शकीला जीनत खाला से ये कह रही थी कि पैगाम उन्हीं को देना होगा और जुमला बात भी उन्हीं को करनी होगी। मैं तो भाई इन मामलात में बिल्कुल कोरी हूँ, शकीला ने कहा। ना मैंने आज तक कोई शादी लगाई और ना मुझे शादी ब्याह के मामला तय करना आते हैं। मैं ठहरिया नाड़ी, सारी बात आप ही को करना होगी, जीनत खाला। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो शकीला बीबी, जीनत खाला ने कहा। सबको ऐसा शीशे में उतारूंगी कि तुम लोग देखते रह जाओगे। इस असना में तसद्दक भी आ गया।
तालूत ने सुबह ही सुबह फ़ोन करके उससे कह दिया था कि वो फैक्ट्री जाने से पहले हमारे घर होता जाए। हाँ भाई तसद्दक आ गए। तालूत ने खुशदिली के साथ उसका खैर मकदम करते हुए कहा, बैठो और चाय पियो। और फिर तुमसे एक ज़रूरी काम है। जी फरमाइए, क्या काम है? काम यह है जनाब कि आज शाम को 4 बजे तक शहर की मिठाई की बेहतरीन दुकान से 20 सेर मिठाई यहाँ भिजवा दो। तालूत ने कहा, जी क्या? तसद्दक ने हैरत से कहा, 20 सेर मिठाई यानी कि 20 सेर मिठाई? तसद्दक की इस बदहवासी पर शकीला और जीनत खाला हंस पड़ी। हाँ भाई 20 सेर मिठाई, तालूत ने कहा, मैंने यही कहा है। ठीक है पहुंच जाएगी, मगर इतनी बहुत सी मिठाई? अब यह सवाल मत पूछो। तालूत ने उसकी बात काटते हुए कहा, आइंदा चंद रोज़ में तुम्हें तफसीलात का इल्म हो जाएगा। बेहतर है जनाब, तसद्दक ने जवाब दिया और चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। हम लोग इसी तरह बातें करते हुए फैक्ट्री पहुंच गए और वहां से अपने कमरे में चले गए। अब तुम ऐसा करो, तालूत ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम मौसूफ़ा को यहीं बुलवा लो, मैं मख्फी हो जाऊंगा। बाहर बैठे हुए चपड़ासी को हदायत दे देना कि अंदर एक ज़रूरी मीटिंग हो रही है, किसी को अंदर ना आने दे। रज़िया को क्या मालूम होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ आया था या नहीं? या अगर आया था तो कहाँ चला गया? अब तुम्हारी बदमाशियाँ हद से बढ़ रही हैं, मैंने तालूत को घूरते हुए कहा। तुम हमारी प्राइवेट गुफ्तगू सुनोगे? हाँ सुनेंगे और ज़रूर सुनेंगे, तालूत ने हंसते हुए कहा। सच मानो बड़ा मज़ा आता है ऐसी बातें सुनने में, भला ऐसे मौके कोई बार बार थोड़े ही मिलते हैं। बस ये आखिरी बार है, मैंने मुस्कुराते हुए तालूत से कहा। आइंदा इस किस्म की बेहूदगी नहीं चलेगी। चलो नहीं होगी, तालूत ने हंसते हुए कहा। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और ऑपरेटर को हदायत दी कि मिस रज़िया कुरैशी को हमारे कमरे में भेज दिया जाए। इसके साथ ही मैंने चपड़ासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। चपड़ासी आया तो मैं और तालूत दोनों ही अंदर मौजूद थे। जब मिस रज़िया कुरैशी अंदर आ जाए तो थोड़ी देर के लिए और किसी को मत आने देना, एक ज़रूरी मीटिंग होनी है। जो हुक्म साहब, चपड़ासी ने कहा और चला गया। चंद मिनट के बाद रज़िया आ गई। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने गहरे चॉकलेटी रंग का शलवार और सूट पहना हुआ था। उसकी गोरी रंगत पर यह रंग बहुत खिल रहा था। वह बड़े संजीदा अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। उस वक्त तक तालूत मख्फी हो चुका था। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? रज़िया के चेहरे के तासरात बिल्कुल ही बदल गए। उसकी संजीदगी यकायक एक खुशगवार शौकी में तब्दील हो गई। क्या यूसुफ साहब नहीं आए? यूसुफ आए हैं, लेकिन इस वक्त वह दूसरी फैक्ट्री गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। आप तशरीफ़ तो रखें। मैंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया, रज़िया ने आस्था से कहा और बैठ गई। आज तुम्हारे घर का क्या हाल है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। बहुत ही अजीबोगरीब हाल है, उसने एक अदा के साथ हंसते हुए कहा। कल से एक क़यामत आई हुई है, खलबली मची हुई है। मुझ पर तो जैसे सवालों की बौछार हो गई। अच्छा, मैंने कहा, मगर क्यों? मगर क्यों? रज़िया ने शरारत से मेरी नकल उतारने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसे तो आप नन्हे नादान ही नहीं कि इतनी वाज़ेह बात भी ना समझ सकें। आखिर सवाल यह है कि फैक्ट्री के मालकान और उनके घर की ख़वातीन हमारे यहाँ किस घर से आ रही हैं? कल जब मैंने अम्मी को बताया तो वो सख्त हैरान हुई। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि आखिर ये लोग हमारे घर क्यों आना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं उन्हें क्या जवाब दे सकती थी। अम्मी ने अब्बू से तज़किरा किया तो वह भी खासे चकरा गए, बल्कि बड़े फिक्रमंद हो गए। ताहम मैंने महसूस किया कि वो दोनों इस खबर से कुछ खुश भी हुए। अब कल से ही हमारे छोटे से और मामूली से घर की सफाई सुथराई का काम जारी है। भला हमारे गरीब खाने पर आप जैसे मुअज़्ज़ज़ और बावकार लोग तशरीफ़ जो लाने वाले हैं। ऐसा मत कहो रज़िया, मैंने संजीदगी से कहा। इंसानों की शिनाख्त उनके रहने के मकानों से नहीं, बल्कि उनके दिलों के मकानों से होती है। रज़िया अचानक खामोश हो गई। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो बोली, आरिफ साहब, हकीकत यह है कि मैं अंजाम से खौफज़दा हूँ, ना मालूम क्यों। कैसा अंजाम और किसका अंजाम? मैंने ठोस लहजे में कहा। इस किस्म की फजूल बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। अब तो सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकेगी। काश ऐसा ही हो, रज़िया ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और बोली, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने तसद्दक साहब से आधे दिन की छुट्टी ले ली है। जल्दी घर पहुँच जाऊँगी तो आपके घर वालों के खैर मकदम की तैयारियों में ज़्यादा बेहतर तौर पर हिस्सा ले सकूँगी। ज़रूर ज़रूर, जाओ रज़िया, मैंने कहा। शाम को तो मैं मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन मेरा अजीज़ तरीन दोस्त और भाई यूसुफ मौजूद होगा। यूसुफ की बीवी शकीला होगी, जीनत खाला होंगी और हमारा कज़न कयूम और उसकी बीवी नौशाबा होंगी। ख्वामखा मेरा तमाशा बनवा रहे हैं, रज़िया ने शरारत भरी आंखों से मुझे देखते हुए कहा। मुझे तो यूँ लगता है गोया मैं कोई शो पीस हूँ जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। चलो चलो, ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा। सारी लड़कियों के साथ यही होता है, तुम कोई दुनिया से अनोखी नहीं हो। रज़िया मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। शाम के 4 बजे हस्बे वादा तसद्दक ने मिठाई के डब्बे पहुंचा दिए। 2-2 सेर के 10 डिब्बे थे। सारे डिब्बे गाड़ी की डिग्गी में रखे गए। एक गाड़ी हमारे घर की थी और दूसरी गाड़ी कयूम की। हमारे घर की गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और कयूम अपनी गाड़ी खुद चला रहा था। इस तरह यह काफिला शाम को 5 बजे के करीब हमारे घर से रवाना हुआ और फिर इसने रज़िया के मकान की घंटी बजाई। सब लोगों के साथ मैं भी अंदर दाखिल हो गया। रज़िया ने इस वक्त हल्के फैरोजी रंग का शलवार सूट पहन रखा था और कानों में लंबे लंबे आवेजे हलकोरे ले रहे थे, जिनमें हल्के फैरोजी रंग जुड़े हुए थे।
उसके हाथों में फिरोजी रंग की चूड़ियां थीं। मैं रजिया के हुस्न के ये बेपनाह आलम देखकर मबहूत रह गया। मैंने उसको कभी भी इस कदर पुरकशिश और दिलावेज नहीं पाया था। सिवाय तालूत के और कोई मेरी मौजूदगी से बाखबर नहीं था। मैंने जी भरकर रजिया के हुस्न का मुशाहिदा किया। मेरी आंखों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। खुद बेचारी रजिया को भी नहीं मालूम था कि कोई उसके हुस्न के नज़ारे में इस कदर महवियत के आलम में गुमे। ड्राइवर ने मिठाई के डब्बे उतार कर अंदर पहुंचा दिए। ड्राइंग रूम में कुछ और कुर्सियों का इजाफा कर दिया गया। सब लोग किसी न किसी तरह इसमें समा गए। रजिया ने अपने माँ बाप से सारे लोगों का तारुफ कराया। बातों का सिलसिला शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जीनत खाला हरफे मतलब जुबान पर ले आई। रजिया के वालिद ने अपना गला खंखारा और सूरत हाल का हकीकी तज्जिया करते हुए कहा कि वो लोग इतने बड़े घर में अपनी बेटी देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रजिया के वालिद के जवाब में तालूत ने एक मुदल्लल और खासी फाजलाना तकरीर कर डाली। गर्ज ये कि काफ़ी देर तक यह सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर रजिया के वालिदैन ने, जिनके चेहरे अंदरूनी दिली मुसरत से तमतमा रहे थे, 2 दिन के गौर खोज के बाद जवाब देने का वादा किया। 2 दिन के बाद एक बार फिर यह काफिला रजिया के घर मौजूद था। इस बार भी 20 सेर मिठाई साथ गई और इसके साथ ये खुशखबरी मिल गई कि पैगाम मंजूर कर लिया गया है। मैं मख्फी हालत में वहाँ मौजूद था। वैसे मुझे रजिया की ज़ुबानी ये बात पहले ही मालूम हो चुकी थी। रजिया की वालदा की ज़ुबानी पैगाम की मंजूरी की बात सुनते ही जीनत खाला ने रजिया को बुलवाया, जो आज उन लोगों के सामने सिर्फ एक दफ़ा आई थी और इसके बाद दूसरे कमरे में चली गई। जीनत खाला ने अपना पर्स खोला और उसमें से एक डिबिया निकाली। डिबिया में हीरे की एक जगमगाती हुई अंगूठी थी, जिसकी चमक से आंखें खीरा होती जा रही थीं। उन्होंने ये अंगूठी रजिया की नाजुक उंगली में पहना दी। रजिया ने सर झुकाकर अंगूठी पहन ली। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शादी की तारीख 1 माह बाद मुकर्रर की गई। दूसरे दिन नाश्ते पर नौशाबा, कयूम और उनके बच्चों के अलावा तसद्दक भी मौजूद था। इन सब लोगों को तालूत ने खास तौर पर नाश्ते के लिए बुलाया था। हाँ भाई तसद्दक, तो तुम्हें इस बात की फिक्र थी कि हमने 2 दफ़ा 20-20 सेर मिठाई क्यों मंगवाई? अब तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप मुनासिब समझे तो, तसद्दक ने दांत निकाल कर कहा। बिल्कुल मुनासिब समझेंगे, तालूत ने खुशगवार मूड में जवाब दिया। भाई बात यह है कि आरिफ की मंगनी हो गई है। जी? तसद्दक एकदम चौंक पड़ा। यानी कि आरिफ साहब की मंगनी हो गई है? कहाँ, किससे? अपने दफ्तर की मिस रजिया कुरैशी से, तालूत ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मिस रजिया कुरैशी से? उस फरिश्ता सीरत और नेक खसलत लड़की से? तसद्दक ने फरते हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। किस कदर मुसरत अंगेज खबर है ये। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। वाह वाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इस खबर ने तो मेरा खून बढ़ा दिया है। ज़्यादा खून ना बढ़ने दो, तालूत ने अपने चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी करते हुए कहा। उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और तुम पहले ही काफ़ी मोटे ताज़े आदमी हो। मोटे आदमी का ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है। तसद्दक ने जवाब में कहकहा लगाया। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मैं हर महीने डॉक्टर से चेक कराता हूँ। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि फ़िलहाल फैक्ट्री में इस बात का चर्चा ना हो। तालूत ने तसद्दक से कहा। सिर्फ शादी से चंद रोज़ पहले इस बात का ऐलान किया जाएगा। जाहिर है, मैं भला कोई दीवाना तो नहीं जो इतनी सी बात भी ना समझ सकूं। भला फैक्ट्री में मैं किसी को क्यों बताऊंगा? तसद्दक ने कहा। दीवाने तो खैर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नीम दीवानगी में शुबा नहीं किया जा सकता। तालूत ने तसद्दक को छेड़ते हुए कहा और तसद्दक हंस कर रह गया। मेरी दुनिया जैसे बिल्कुल ही बदल कर रह गई। जिस दिन रजिया के घर वालों ने रिश्ते की मंजूरी दे दी, उसके दूसरे दिन शाम को मैंने एक ख़ास बात नोट की, और वो ये कि जब मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया तो अचानक मुझे एक तब्दीली का एहसास हुआ। मेरे बेड की साइड टेबल पर अफशा मरहूमा की एक बड़ी सी तस्वीर सुनहरी फ्रेम में लगी थी। इस वक्त वो तस्वीर गायब थी। इसके अलावा सामने वाले रैक पर मेरी और अफशा की शादी के मौके पर ली गई कैबिनेट साइज की एक रंगीन तस्वीर फ्रेम में थी, वो भी गायब थी। मेरे दिल को एक धचका सा लगा और मैं ज़रा देर के लिए अफसरदा सा हो गया। लेकिन ये अफसरदगी देर पा नहीं थी। वक्त ने बड़ी तेज़ी से गर्द मलाल को धो डाला। अब तो मेरी निगाहों में रजिया का झिलमिलाता और जगमगाता पैकर बस रहा था। फिर हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। आज हम 2 दिन के नागे के बाद फैक्ट्री आए थे। वैसे तो ये कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर हम लोग हफ्तों फैक्ट्री में अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे। लेकिन जब से रजिया का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से फैक्ट्री में हमारी आमदोरफ्त ज़्यादा ही हो गई थी और हम तकरीबन हर दूसरे रोज़ फैक्ट्री पहुंच जाते थे। इसलिए हम लोगों की 2 दिन की गैर हाज़िरी को महसूस किया गया, और इस गैर हाज़िरी को सबसे ज़्यादा महसूस करने वाली खुद रजिया थी। अपने कमरे में पहुंचने के थोड़ी देर बाद तालूत के इमा पर हमने रजिया को बुला भेजा। मैंने खुद उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस तरह बार बार उसके कमरे में जाने से ख्वामखा का स्कैंडल बनने का अंदेशा था। रजिया के आने से पहले ही तालूत मख्फी हो गया। अब बज़ाहिर मैं अकेले ही कमरे में मौजूद था। रजिया मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने आज गहरे स्लेटी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बला की हसीन दिखाई दे रही थी। मैं उसे देखते का देखता रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल बिखर रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या इस कदर घूर घूर कर देखे जाने आप?
उसने शरारत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं कोई अजूबा हूँ? तुम वाकई एक अजूबा हो, मैंने आहिस्ता से कहा। कम अज़ कम मेरे लिए तो तुम एक अजूबा ही हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे एहसास होता है कि गोया पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। बस बस रहने दीजिए ये शायराना नाजुक ख्यालियाँ। उसने एक अदा से कहा। 2 दिन गुजर जाते हैं और पलट कर खबर तक तो लेते नहीं। जब सूरत देखी तो बातें बनाने लगे। ओह भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने माजरत के अंदाज में कहा। बात यह है कि मैं और यूसुफ एक ज़रूरी काम में फंसे हुए थे, इसलिए इधर नहीं आ सके। अगर नहीं आ सकते थे तो कोई बात नहीं, रज़िया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। कम अज़ कम फ़ोन करके अपनी खैरियत की इतला तो दे सकते थे और मेरी खैरियत मालूम कर सकते थे। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने शर्मिंदगी के एहसास के साथ कहा। फ़ोन तो वाकई में कर सकता था और मुझे करना चाहिए था। ये मेरी नालायकी है कि मैंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल अब ये वादा है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिस दिन फैक्ट्री नहीं आ सका उस दिन तो मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा, सिवाय सूरत के जबकि मैं इत्तफाक से शायरी से बाहर हूँ। इस करम फरमाई का शुक्रिया। रज़िया ने शौक नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। बढ़िया, आपने हातिम की कब्र पर लात मारी। अरे साहब, हातिम बेचारे ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो सदियों से उसकी कब्र पर लातें मारी जा रही हैं? मैंने हंसते हुए कहा। जब से उर्दू ज़ुबान में ये मुहावरा बोला जा रहा है उस वक्त से बेचारे हातिम की कब्र पर इतनी लातें पड़ चुकी हैं कि उनकी धमक से ही उसकी हड्डियां सुरमा बन गई होंगी। मेरी समझ में तो आज तक ये नहीं आया कि दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़याज़ और सखी इंसान ने ऐसी क्या खता की थी कि उर्दू वालों ने लातें मार मार कर उसकी कब्र का हुलिया ही बिगाड़ दिया। रज़िया मारी हंसी के लोटपोट हो गई और मुझे यूं लगा गोया सारी कायनात नकरई कहकों के सैलाब में डूब गई है। वो हंसती रही और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे देखता रहा। अच्छा चलो, अब शिकवे शिकायत ख़त्म, ताज़ा तरीन हालात सुनाओ, मैंने कहा। 2 दिन के दौरान क्या क्या ख़ास वाक़यात पेश आए? रज़िया मुझे अपने घर के वाक़यात के बारे में बताने लगी। फिर रज़िया ने उठते हुए कहा, अच्छा तो मैं चलूँ? अजी अभी कहाँ हजूर, ज़रा तशरीफ़ तो रखिए, मैंने कहा। जब आपने मेरे गरीब खाने को अपनी अनायत से सरफराज फरमाया है तो कदर तवक्कुफ़ कीजिए और मौक़े खिदमत का इस खाकसार को अनायत फरमाइए। प्याली चाय की नोश कीजिए ताकि ये फिदवी हालात मौजूदा में जिस हद तक उसे बन पड़े हक़ की मेज़बानी अदा कर सके और आपके रूबरू सुरखरू हो। मेरी इस अंदाज़ गुफ्तगू से रज़िया ज़ाफ़रान बन गई। भाई वाह, सुभान अल्लाह, उसने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। यूँ मालूम होता है कि कुछ देर के लिए आपके अंदर मीरा मन की रूह हलौल कर गई है। किस्सा चार दरवेश पड़े हुए बहुत ज़माना गुजर गया। अच्छा खैर, ज़्यादा बातें ना बनाइए और जल्दी से चाय वाय मंगवाइए अगर पिलानी है तो, वरना बंदी चली, क्योंकि मुझे आज एक नया डिज़ाइन तैयार करना है। मुझे भी आज एक डिज़ाइन की तकमील का इब्तदाई काम अंजाम देना है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, और इसमें तुम्हारी मदद और मशवरे की ज़रूरत है। आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है? रज़िया ने हैरत से कहा। आपको क्या मालूम कि डिज़ाइन किस तरह बनता है? मुझे एक बहुत अहम डिज़ाइन बनाना है, मैंने उसी संजीदा लहजे में जवाब दिया। ये डिज़ाइन बनाऊंगा मैं और उसमें रंग भरोगी तुम, फिर यह डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये एक बिल्कुल मुनफरिद डिज़ाइन होगा। इस तरह का कोई डिज़ाइन कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं बना सकेगी और इसकी नकल करना नामुमकिन होगा। ज़्यादा लफाजी की ज़रूरत नहीं। रज़िया ने मेरी बात समझते हुए शौकी से कहा। सीधी सादी उर्दू में बात कीजिए कि मकसद क्या है जनाब का, मेरी किस मदद की ज़रूरत है? भाई देखो ना, अब वक्त आ गया है कि शादी की तारीख मुकर्रर कर ली जाए, मैंने कहा। लेकिन ज़रा ठहरो, मैं चाय के लिए तो कह दूं। और मैंने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर देने के बाद अपनी बात दोबारा शुरू की। मंगनी के वक्त यही तय पाया था कि 1 माह बाद शादी हो जाएगी, तो गुजारिश यह है कि तकरीबन 10 रोज़ का अरसा गुजर गया और मुझे तो यूँ लगता है कि सदियाँ बीत गईं। अब मज़ीद ताब इंतज़ार नहीं है, लिहाजा आप अपने वालिदैन को मुतला फरमाएं कि खाकसार के घर वाले कल शादी की तारीख तय करने के लिए आ रहे हैं। कल? रज़िया ने एक अदा से कहा। इतनी जल्दी? जल्दी, मैंने जवाब दिया। इसमें जल्दी की क्या बात है भाई, आखिर कुछ थोड़ी बहुत तैयारियां तो करनी पड़ेंगी। अच्छी बात है, रज़िया ने कहा। मैं मसूदा से कह दूंगी कि अम्मी को बता दे। थोड़ी देर के बाद चाय आ गई। रज़िया ने चाय बनाई और हम दोनों चाय पीने लगे। देखो रज़िया, मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। कोई बात तुमसे ढकी छुपी नहीं। तुम जानती हो कि ये मेरी पहली शादी नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह शादी ज़्यादा धूमधाम से हो। मेरी ख्वाहिश है कि बस सादगी के साथ ये तकरीब अंजाम पा जाए। दूसरी बात यह है कि तुम अपने वालिदैन को यह बात अच्छी तरह समझा दो कि जहेज़ नाम की कोई चीज़ मुझे दरकार नहीं। जी हाँ, बड़े हसीन आए आप, रज़िया ने शौकी के मूड में कहा। अब मेरे माँ बाप ऐसे दीवाने भी नहीं हो गए हैं कि मुझे यूं ही हाथ पकड़ कर घर से निकाल देंगे और आपकी खिदमत में पेश करके अर्ज़ करेंगे कि ले जाइए हजूर, आपकी अमानत आपके हवाले। हाँ, मुझे बस अपनी अमानत ही चाहिए, मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया। इस हसीन और जमील अमानत के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो शकीला और जीनत खाला वगैरह खुद ही तुम्हारे वालिदैन से इस मौजू पर बात कर लेंगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, देखा जाएगा। रज़िया ने लापरवाही से जवाब दिया। और अपने आप पर इस कदर बुर्दबारी तारी करने की कोशिश मत कीजिए। और फिर अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी।
और मैं उसकी हंसी में शरीक हो गया और रज़िया वहाँ से चली गई। रज़िया के जाते ही तालूत ज़ाहिर हो गया। उसका चेहरा खुशी के मारे गुलनार हो गया। यार, तुम इंसानों के जज्बातों महसूसात का आलम देखकर किस कदर खुशी होती है क्या बताऊं, उसने कहा। जब तुम दोनों मज़े मज़े की बातें कर रहे थे और बेसाख्ता जी चाह रहा था कि ये बातें कभी ख़त्म ना हो। तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे से छेड़खानी करते रहो और कहके लगाते रहो, और मैं तुम्हारे कहकों की नकरई झनकारों की आवाज़ें सुनता रहूं। माशाल्लाह, अब तो आप भी शायरी पर उतर आए, मैंने कहा। वैसे मैं पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी की प्राइवेट बातें सुनना बेहुदा तर्ज अमल है, और जनाब ने पिछली मरतबा ये वादा फरमाया था कि आइंदा इस बेहूदगी का इर्तिकाब नहीं करेंगे, लेकिन आज आपने फिर वही हरकत की। यार मुआफ़ करना, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता है, तालूत ने हंसते हुए कहा। लेकिन यकीन जानो, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम मुझे कभी भी अपनी खलवतों में मखल नहीं पाओगे। चुप रहो बदतमीज़, मैंने उसे डांटते हुए कहा, और हम दोनों हंसने लगे। शाम को चाय की मेज़ पर तालूत ने ऐलान किया कि कल सब लोगों को रज़िया के घर जाना है और शादी की तारीख तय करना है। इस वक्त नौशाबा भी वहाँ मौजूद थी। तालूत ने उसे खास तौर से बुलवाया था। मैंने जीनत, खाला, शकीला और नौशाबा को ये बात अच्छी तरह समझा दी कि वह रज़िया के वालिदैन को इस बात पर कायल करने की कोशिश करें कि शादी की तकरीब बड़ी सादगी के साथ अंजाम पाए। हम लोग बारात में बहुत ही कम आदमियों को साथ लेकर जाएंगे और यह कि जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ शकीला, मेरी तरफ से मुनासिब अल्फाज में एक बात और उन लोगों के कानों तक पहुंचा देना, मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा। वो क्या? शकीला ने पूछा। और वो ये कि मैं सेहरा नहीं बांधूंगा, मैंने आहिस्ता से कहा। ज़रा देर के लिए महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग खामोश हो गए। किसी को मुझसे वजह पूछने की ज़रूरत नहीं थी। सब मेरी दिली कैफियत से बखूबी वाकिफ़ थे और मैं एक बार फिर अपने आप को मुजरिम सा महसूस करने लगा। चंद लम्हों के लिए रज़िया का चेहरा मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया और अफशां की भूली बसरी सी छवि मेरी आंखों में उतर आई। लेकिन यह कैफियत सिर्फ चंद लम्हों की थी। चलो, बाकायदा सेहरा ना सही, लेकिन फूलों के कुछ हार तो गले में डाल लेना, कम से कम दुल्हा की कुछ शनाख्त तो होनी चाहिए, तालूत ने हंसते हुए कहा, और महफिल का मूड बदल गया। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद ये लोग इस मकान में शिफ्ट हो जाएं जो आपने उन्हें गिफ्ट किया है, शकीला ने तालूत की तरफ देखते हुए कहा। मैं इनसे इस बारे में भी बात करूंगी। नहीं शकीला बीबी, जीनत खाला ने टोकते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना, वो बहुत ही खुददार लोग हैं और अपनी इज्जत नफ्स को बहुत अजीज़ रखते हैं। मुझे 2 मुलाकातों में ही उनके मजाज का अंदाज़ा हो गया। अब तुम अपनी जानिब से ही बात कहोगी तो मुमकिन है कि वो तुम्हारे अल्फाज में तकब्बर की बू महसूस करें। इस मामले में उन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। जब शादी हो जाएगी तो इसके बाद रज़िया से ही कहना कि वो अपने घर वालों को इस मकान में मुंतकिल करवा दें। मेरे ख्याल में जीनत खाला ठीक कह रही हैं, तालूत ने कहा। फिलहाल इस बात से वो लोग अपनी सबकी महसूस करेंगे। फिर अभी इस बात को नहीं छेड़ते, शकीला ने कहा, बाद में देखा जाएगा। और इसके बाद आपस में काफ़ी देर तक इस मौजू पर बात होती रही। इन लोगों ने अपनी तरफ से खुद ही एक तारीख तजवीज़ कर ली। शादी के सिलसिले में दीगर तफसीलात पर गुफ्तगू होती रही। बरी के जोड़े और जेवरात के सेट्स वगैरह के बारे में बातें होती रहीं। मैंने तन्हाई में मौका पाते ही तालूत से कहा, यार अपनी मौजूदगी भी वहाँ ज़रूरी है। जी नहीं, कतई गैर ज़रूरी है, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। शरीफ लड़कों की तरह घर पर बैठो, ये काम दूसरों का है, उन्हीं को करने दो। पहली बात तो यह है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। 30 साल से ऊपर की उम्र के आदमी को लड़का नहीं कहते। और दूसरी बात यह कि मैं इस दिलचस्प मंजर को देखने का मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। भला बार बार ये तमाशे थोड़ी होंगे। अच्छा अच्छा, मरे ना जाओ, तालूत ने शौकी से कहा। करवा देंगे तुम्हारा भी बंदोबस्त, मैं रासिम से कह दूंगा, वो तुम्हारे वहाँ मख्फी होने का बंदोबस्त कर देगा, पहले की तरह। शाम के वक्त घर में जैसे एक गदर सा मचा हुआ था। जीनत खाला बोलाई बोलाई इधर से उधर फिर रही थी। नौशाबा नया जोड़ा पहने हुए बनी सवरी तैयार होकर आ गई थी और शकीला को तैयार होने में मदद दे रही थी। एक मुलाजिम गाड़ी की डिग्गी में मिठाई के डिब्बे रख रहा था। क्यूम भी दुकान बंद करके जल्दी ही आ गया था। अरे तुम भी आन टपके, मैंने हंसते हुए उससे पूछा। तो और क्या, उसने तेज़ लहजे में जवाब दिया। आपका क्या ख्याल था आरिफ भाई कि आपकी शादी की तारीख तय हो रही थी और मैं दुकान पर बैठा रहता? अजी लानत हो मुझ पर। यह किस पर लानत हो रही है भाई? तालूत ने अपनी टाई की गिरहा दुरुस्त करते हुए कहा। आरिफ भाई को इस बात पर हैरत है कि मैं क्यों आन टपका, क्यूम ने कहा। भला आप ही बताइए यूसुफ भाई, ये किस तरह हो सकता था कि आरिफ भाई की शादी की तारीख मुकर्रर हो रही हो और हम दुकान पर बैठे रहें? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तालूत ने कहा। तुम्हारे बगैर तो हमारी टीम नामुकम्मल रहती। ज़रा देर में वो सब लोग तैयार हो गए। क्यूम और नौशाबा अपनी गाड़ी में गए। उन सब लोगों के जाने के बाद मैंने दूसरी गाड़ी निकाली और रवाना हो गया। मुझे इस बात का खास तौर से ख्याल रखना था कि उन लोगों की नज़र मुझ पर ना पड़े, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। जब मैं रज़िया के घर के इलाके में पहुंचा तो मैंने दूर ही से दोनों गाड़ियों को रज़िया के घर के दरवाजे के सामने खड़ा देख लिया। मैंने अपनी गाड़ी एक करीबी गली में मोड़कर रोक दी और चारों तरफ नज़र डाली। मैं आपके करीब ही मौजूद हूँ, मैंने रासिम जिन की आवाज़ सुनी। ठीक है, मैंने कहा, कोई नहीं देख रहा है, काम कर दो। और आने वाहिद में मुझे रासिम ने मख्फी कर दिया। उसी ने रज़िया का दरवाज़ा अंदर से मेरे लिए खोला और मैं खामोशी से दाखिल हो गया। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया।
रज़िया के घर में जितने भी चेहरे मौजूद थे वो सब के सब खुशी और शादमानी के मुरक्के बने हुए थे। उनमें रज़िया समेत उनके तमाम घर वालों के चेहरे भी शामिल थे और मेरे घर वालों के चेहरे भी। रज़िया की दोनों बहनों मसूदा और अज़रा ने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं। अगरचे रज़िया उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत थी, ताहम वो ज़रक बरक कपड़ों में बड़ी अच्छी लग रही थी। और उन्हें देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते तलाश करूंगा और अपनी बहनों की तरह इनकी शादी करूंगा। मेरी अपनी तो कोई बहन भी नहीं थी और अचानक ना जाने क्यों मेरा दिल भर आया। सही मायनों में तो मेरा कोई भी नहीं था, ना माँ ना बाप, ना कोई सगा भाई, ना बहन, ना कोई कज़न और ना कोई और अजीज़ रिश्तेदार। मेरे लिए तो जो कुछ थे तालूत, शकीला और यही लोग थे। मुझे तो अब इन लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजारने थे। बहरहाल ये उदासी की कैफियत इन मुसरत से दमकते चेहरों के सामने ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी और मैं फिर उन्हीं हसीन मनाजिर के सैर में गुम हो गया जो मेरी नज़रों के सामने थे। रज़िया के वालिदैन मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और रज़िया अपनी दोनों बहनों के साथ बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में घुस गया। आपा, मसूदा कह रही थी, आज सुबह ऑल इंडिया रेडियो से वो गाना आ रहा था, ये गलियां ये चौबारा, आना ना यहाँ दोबारा, कि हम तो भई परदेसी। अल्लाह आपा, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। तुम चली जाओगी तो ये घर कितना सूना सूना लगेगा। चल पागल कहीं की। रज़िया ने प्यार से कहा, मैं भला कहीं परदेश जा रही हूँ, बस इसी शहर में होंगी और तुम लोगों से मिलने आया करूंगी और तुम लोग भी मेरे पास आना। पता नहीं आपा, तुम्हारे ससुराल वाले हम लोगों का आना पसंद करिए ना। अजरा ने अजीब से लहजे में कहा, वो लोग ठहरे इस कदर बड़े आदमी और हम लोग मामूली आदमी। यकीन करो अजरा, अगर आरिफ में अमारत की रत्ती भर भी बूबास होती तो मैं मर जाने को तरजीह देती, लेकिन उनसे शादी पर आमादा न होती। असल में तुम लोग आरिफ से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो। जब उन्हें करीब से देखने का मौका मिलेगा तब तुम उन्हें समझोगी। वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं। ये ठीक है कि वो बेहद दौलतमंद हैं, लेकिन उनके मिजाज में बहुत इनकिसार है। अब यही देखो ना, कितनी बड़ी बात है कि शादी से पहले उन्होंने कम अज़ कम 25 लाख रुपए की मालियत की कोठी आपा के नाम गिफ्ट कर दी। नासिर पीछे से आकर बोला, भला ये कोई मामूली बात है? मुझे किसी कोठी की ख्वाहिश नहीं थी नासिर, और मैं तो उस गिफ्ट को हरगिज़ कबूल ना करती, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है यूसुफ भाई किस तरह पीछे पड़ गए। मुझे मजबूरन इस कदर कीमती तोहफा कबूल करना पड़ा, रज़िया ने कहा। बहन भाइयों को बावर्ची खाने में बातें करता छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में आया, जहाँ बुजुर्गों की महफिल लगी हुई थी। जीनत खाला किसी बुलबुल की तरह चहक रही थी। शकीला और नौशाबा को तो वो बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। रज़िया की माँ रशीदा और रज़िया का बाप इकबाल जीनत खाला की बातों से खूब महजूज हो रहे थे। बाहमी गुफ्तगू के जरिए शादी की तारीख तय पा गई। याद से 15 दिन बाद की तारीख थी। फ्रीकैन में तमाम बातों पर इत्तफाक हो गया। जहेज़ के लिए मेरी तरफ के लोगों ने सख्ती से इनकार किया, लेकिन रशीद और इकबाल का असरार था कि वैसा नहीं कर सकते। उन्हें भी आखिर अपने ख़ानदान वालों का सामना है। देखिए बहन, ऐसा कीजिए, जीनत खाला ने मुफाहमत का रास्ता निकालते हुए कहा। फर्नीचर, क्रॉकरी, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर या इस किस्म की किसी भी चीज़ पर रकम ज़ाया मत कीजिए। माशाल्लाह घर में ये सब चीज़ें भरी पड़ी हैं और इनकी मज़ीद गुंजाइश नहीं है। आप अपनी बेटी को अगर जहेज़ देने पर मुसर ही हैं तो सिर्फ एक सेट जेवरात का और कपड़े दे दीजिए और अपने रिश्तेदारों को ये बात बता दीजिए कि आपने बाकी चीज़ों के लिए अपनी बेटी को रकम का चेक दे दिया है, लेकिन ना कोई रकम देने की ज़रूरत है और ना चेक की। इस तरह आपके रिश्तेदारों में आपकी पोजीशन भी बहाल रहेगी और आप फजूल खर्ची से भी बच जाएंगे। आखिर बड़ी बहस के बाद जीनत खाला की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। इस बात पर भी इत्तफाक हो गया कि मैं सेहरा नहीं बांधूंगा और इसलिए मेरे लिए सेहरा ना लाया जाए। गर्ज ये कि तमाम बातों पर बखैर खूबी इत्तफाक के राय हो गया। खाने की मेज़ बड़ी पुरतकल्लफ थी। आज तो रज़िया के घर वालों ने ज़बरदस्त एहतमाम किया था। मैं तो पहले ही बावर्ची खाने में जाकर सारी चीज़ें देख आया था। ये सोच सोच कर दिल ही दिल में हंस रहा था कि सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, मेरे ही एजाज़ में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इनमें से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। कोई 11 बजे रात तक मेज़बानी और मेहमानी का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान बेशुमार बातें हुई। रज़िया सिर्फ 2-1 मरतबा ड्राइंग रूम में आई। चारों बहन भाई ज़्यादातर वक्त दूसरे कमरे में ही बैठे रहे। आखिर सब लोग चलने के लिए उठ खड़े हुए। मैं लोगों से पहले ही बाहर निकल गया और कार में बैठकर रवाना हो गया। उन लोगों के घर वापस पहुंचने से काफ़ी देर पहले मैं घर में मौजूद था। मुबारक हो आरिफ भाई, नौशाबा और शकीला ने एक साथ कहा। हम लोग तारीख मुकर्रर कर रहे हैं और फिर सबने मिलकर वो शोर मचाया कि खुदा की पनाह। शकीला, नौशाबा और जीनत खाला तीनों की तीनों बोलने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रही थी और मुझे वो सारी बातें सुना रही थी जिनसे मेरे कान पहले से आशना थे। अब एक बात तो बताएं आरिफ मियाँ, जीनत खाला ने कहा। शादी के बाद रज़िया बीबी क्या इसी तरह फैक्ट्री में काम करती रहेंगी? वाकई ये एक बहुत अहम सवाल था और मुझे सोचकर सख्त हैरत हुई कि मैंने रज़िया या तालूत ने अभी तक इस मसले पर क्यों गौर नहीं किया। ये तो वाकई एक बुनियादी सवाल था। ताहम मैं इस सिलसिले में रज़िया पर कोई पाबंदी लगाने के हक में नहीं था। आपका सवाल बहुत अहम है जीनत खाला, मैंने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात का फैसला खुद रज़िया का काम है। रज़िया अगर काम करना चाहेगी तो मैं उसको मजबूर नहीं करूँगा कि वो काम छोड़ दे, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, तालूत ने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा।
काम करना हरगिज़ कोई तौहीन की बात नहीं। कल मैं खुद रज़िया से इस मौजू पर बात करूँगा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह फ़ोन करके तालूत ने तसद्दुक़ को नाश्ते पर बुलवा लिया और ये खुशखबरी सुना दी कि मेरी और रज़िया की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई है। तसद्दुक़ ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी। हम थोड़ी देर बाद फैक्ट्री आएंगे, तालूत ने तसद्दुक़ से कहा, और फिर जब हम तुम्हें मुतला करें तो इसके बाद तुम इस खबर को आम कर सकते हो और दोनों फैक्ट्रियों के लोगों को निकाह की तारीख से भी मुतला कर सकते हो, जैसे आप कहें। तसद्दुक़ ने जवाब दिया। फैक्ट्रियों के लोगों को तो इस खबर से बेइंतहा खुशी होगी। तसद्दुक़ के जाने के थोड़ी देर बाद हम लोग भी फैक्ट्री रवाना हो गए। अपने कमरे में पहुंचकर तालूत ने रज़िया को बुलवाया। आज जब रज़िया कमरे में दाखिल हुई तो कुछ ज़्यादा ही शर्माई शर्माई लग रही थी। उसकी नज़रें भी झुकी हुई थीं। वो हम लोगों को सलाम करके खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। भाई मेरा ख्याल है अब तो तुम्हें मैं रज़िया भाभी कह सकता हूँ, तालूत ने शरारत से कहा। सिर्फ 15 दिन की तो बात ही है, उसके बाद तो तुम बाकायदा हमारी भाभी बन जाओगी। रज़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और हौले से मुस्कुराकर खामोश हो गई। अच्छा ये बताओ रज़िया की शादी के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे ख्याल में तुम्हें फैक्ट्री में काम जारी रखने की तो ज़रूरत नहीं। तालूत ने अपने सवाल को एक खास रुख देते हुए कहा। रज़िया तालूत के सवाल के इस अंदाज पर चंद लम्हे तो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्या आप लोग इस बात को नामुनासिब समझते हैं कि मैं यहाँ अपना काम जारी रखूँ? हरगिज़ नहीं, तालूत ने जवाब दिया। ये मामला 100% तुम्हारी मर्जी का है। अगर तुम काम जारी रखना चाहती हो तो बड़ी खुशी से जारी रखो। कोई तुम्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं करेगा कि तुम काम छोड़ दो। बात यह है यूसुफ भाई कि आप लोगों को तो हमारे हालात का पूरा इल्म है और मैंने या मेरे घर वालों ने कोई बात भी आप लोगों से छुपाई नहीं। आपको मालूम है कि मैं ही अपने घर वालों की सपोर्टर हूँ और उन लोगों को इस वक्त तक मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है जब तक कि मेरा भाई कुछ करने के काबिल न हो जाए। मेरे घरेलू हालात ऐसे हैं कि मैं मुलाजमत नहीं छोड़ सकती। ठीक है रज़िया बहन, तालूत ने कहा, तुम अपनी मुलाजमत जारी रखो और हाँ, कल से तुम 3 माह की बाद तनख्वाह छुट्टी पर हो, ठीक है ना? आखिर शादी के लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी की क्या ज़रूरत है? रज़िया ने आहिस्ता से कहा। अजी वाह, ज़रूरत क्यों नहीं? तालूत ने कहा। बस कल से आपकी 3 माह की छुट्टी। इसके बाद तालूत ने चाय मंगवाई। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और फिर रज़िया रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद तालूत ने मुझसे कहा, हम रज़िया से ये बात भी कह सकते थे कि जो तनख्वाह वो इस वक्त ले रही है वो उसे काम के बगैर ही हर माह पाबंदी के साथ मिलती रहेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि रज़िया से अपनी तौहीन समझती और उसे इस बात से बड़ा सदमा पहुंचता, इसलिए मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा। रज़िया को वाकई इस बात से तकलीफ होती और वो ये समझती कि हम लोग गोया उस पर तरस खाकर उसे खैरात देना चाहते हैं। वह सूरत हाल को हरगिज़ कबूल नहीं करती। हाँ बिल्कुल यही बात है, तालूत ने कहा। हमें उसके एहसासात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। शादी के बाद तो तुम उसे बहरहाल एतमाद में लेकर इस मसले के हल पर गुफ्तगू कर सकते हो, लेकिन इस मरहले पर ऐसा बिल्कुल नामुनासिब है। और हाँ, अब ज़रा उससे तो मिल लो, मेरा मतलब है तन्हाई में। फिर तो 15 दिन के बाद ही उससे मुलाकात होगी। तालूत मुस्कुरा दिया। मैं थोड़ी देर बाद रज़िया के कमरे में गया। वो अपने कमरे में काम में मसरूफ़ थी। उसने मुस्कुराकर देखा और खामोशी से अपने काम में लगी रही। मैं हजूर को सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था, मैंने कहा। अब कल से तो आप छुट्टी पर तशरीफ़ ले जा रही हैं और ये अपनी किस्मत नहीं कि इन 15 दिनों के दौरान किसी दिन आपके दर पर हाजिरी दे सकें, इसलिए सोचा कि आपकी ज़ियारत तो कर ही ली जाए। ज़्यादा बातें ना बनाएं, रज़िया ने मुस्कुराकर कहा। मुझे बहुत काम करने हैं, अभी कई डिज़ाइन फाइनल करने हैं। आपका क्या है? आप ठहरे सरमायादार और भाई हम तो मजदूर आदमी हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों में इसी तरह नोक झोंक होती रही और फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया, जहाँ तसद्दुक़ पहले से मौजूद था। उसने मुझे देखते ही दांत निकाल दिए। अब मैं सारी फैक्ट्री को खुशखबरी सुनाऊंगा, उसने कहा। ज़रूर सुनाओ, मैंने जवाब दिया। इंतज़ार के ये 15 दिन भी किसी न किसी तरह गुजर गए और बिलाखिर वो घड़ी आ ही पहुंची जिसके बेनाम इंतज़ार में दिल ने ना जाने कैसे कैसे अजाब झेले थे। शादी के दिन मेरी अजीबोगरीब कैफियत थी। मुसर्रतों की इस बेपनाह योरिश के बावजूद दिल में रह रहकर कोई चुटकियां ले रहा था। कोई भूली बसरी याद, कोई गुमशुदा चेहरा, कोई फरामोश करदा सूरत बार बार जहन के पर्दे पर उभर आती थी और आंखें जैसे भीगने से लगती थी। हम लोग बारात में बहुत कम लोगों को लेकर गए थे। अजीज़ों और रिश्तेदारों में तो कोई था ही नहीं जिसे मदऊ किया जाता। अलबत्ता दोस्तों, मुलाकातियों और दोनों फैक्ट्रियों के बाज़ चीदा अफसरान के अलावा बाज़ घर ही घर के लोग थे। SP मंजूर हुसैन का पूरा घराना मौजूद था। उनकी बीवी और दोनों बेटियां बड़ी खुशी के साथ इस तकरीब में शरीक हुई थी। मुख्तसर सी बारात का सारा इंतज़ाम तसद्दुक़ ने बहुत उम्दगी के साथ किया। रज़िया मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और घर में जैसे जश्न का सा समा था। जीनत, खाला, शकीला और नौशाबा ने सारे घर को इस कदर उम्दगी के साथ रास्ता करवाया था कि हर गोशा गोशा फिरदौस मालूम होता। मेरा खलवत कदा रज़िया की कुर्बतों से आबाद हो गया। शादी के दूसरे दिन वलीमा था और ये पूरा दर्द सर तसद्दुक़ का था। उसे इस बात की पूरी आज़ादी दे दी गई थी कि जितने लोगों को चाहे बुलवाए और जिस तरह चाहे खाने पीने का बंदोबस्त करे। मुझे और तालूत को कुछ खबर नहीं थी कि वलीमे में कौन कौन लोग आ रहे हैं,
लेकिन वलीमे के दिन मैं मेहमानों की रेल पहल देखकर हैरान रह गया। मैं मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मकान के गेट पर खड़ा था और तसद्दक मेरे साथ खड़ा था। वो उन तमाम लोगों का मुझसे तारुफ करवाता जा रहा था जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं था। आने वालों में बड़े बड़े ताजिर और सनतकार, कारोबारी लोग, हुकूमत के आला अफसरान, कई सियासतदान, दानिश्वर और सहाफ़ी वगैरह शामिल थे। दोनों फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम के तमाम लोग मदऊ थे। तकरीबन 1,500 मेहमानों ने वलीमे में शिरकत की। अब मैं एक बार फिर शादीशुदा मर्द था। मेरी तन्हाई का ज़माना ख़त्म हो चुका था। शकीला और जीनत खाला ने रज़िया को सर आंखों पर बिठाया और उसके घर वालों के साथ इस इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया कि वो लोग तो जैसे पिघल कर मोम हो गए। रज़िया के घर वालों और बिलखसूस उसकी बहनों के असरार पर चौथी की रस्म भी अदा की गई और इसके 2 दिन बाद हम लोगों ने रज़िया के घर वालों की दावत की। इस दावत के लिए शहर के बेहतरीन होटलों से वहाँ के स्पेशल खाने मंगवाए गए और रात को VCR पर फिल्म देखी गई। कोई 2 बजे रात को रज़िया के घर वाले रुखसत हुए। क्यूम और मैं खुद उन्हें अपनी गाड़ियों में उनके घर तक छोड़कर आए। शादी के बाद के 2 हफ्ते इस तरह गुजर गए कि पता ही नहीं चला। यूं लगता था कि वक्त के पर लग गए और उड़ गया। अब हम लोगों का तफरी के लिए जाने का प्रोग्राम था। मैं, तालूत, शकीला और रज़िया अब घूमने के लिए जाने वाले थे। हमारा 15 दिन बाहर रहने का प्रोग्राम था।